हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिकल अब स्टार्ट होगा और आगे हम 2 क्लास तक प्रैक्टिकल ले जाएंगे। जितने हमारे क्वेश्चन हो सकेंगे सारे कर देंगे। हमारा हमारा टारगेट है कि हमें स्टडी मैथ के सारे क्वेश्चन करने हैं और टारगेट है कि हमें स्कैनर करना है, वो भी 2008 से जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं पेपर के अंदर वो सारे करने हैं। ठीक, तो यहां पर हम आज का डिमांड फोरकास्टिंग का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग लिख सकते हैं आप। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट चालू हुआ और एक ही मेथड है, उसी मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड नहीं है, एक मेथड सीखना है बस, उसी मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो दोस्तों हमें करनी है कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड। पिछली क्लास के अंदर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड बताया था। अब ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में मैंने आपको ये 2 लाइन बताई थी कि यहां पर हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो अगर हमें ट्रेंड निकालना है, हम जानना चाहते हैं कि पिछले 10 साल की सेल हमें गिवन है और हमें 11वें साल की सेल जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ट्रेंड की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या हुआ? 10 सालों के बेसिस पर, पिछले 10 सालों के बेसिस पर हमें 11वें साल की सेल क्या होगी वो फाइंड आउट करना। दैट्स कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड। उसको फाइंड आउट करना है हमें। हमें पिछले 10 साल के बेसिस की सेल गिवन होगी और हमें बताया पूछेगा कि बताओ इस पीरियड की सेल कितनी होगी। तो दैट्स कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड। ठीक है, तो कह रहा है द कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, ऐसे लिखो, द ट्रेंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय, द ट्रेंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय, द ट्रेंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। द ट्रेंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। ट्रेंड कैलकुलेट कैसे होगा? लीस्ट स्क्वायर मेथड से होगा। ये एक मेथड है जो आपको ट्रेंड को कैलकुलेट करना सिखाएगा। ट्रेंड विल बी ट्रेंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैलकुलेट करा जाएगा। अच्छा सर, क्या है स्टेप्स? तो स्टेप नंबर 1, आपको ये स्टेप ना तो याद करने की जरूरत है ना कुछ है, ये ना मैथमेटिकल है दोस्तों, आपको अपने आप आ जाएगा। मैं बस लिखवा रहा हूं सिंपली। इसके स्टेप्स क्या है? फाइंड आउट द टाइम डेविएशन। फाइंड आउट द टाइम डेविएशन। कहता है टाइम डेविएशन फाइंड आउट करो फॉर ईच पीरियड, फॉर ईच पीरियड। फाइंड आउट द टाइम डेविएशन फॉर ईच पीरियड फॉर अ सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड, सर्टेन पीरियड का मतलब है कि 10 साल और हर एक पीरियड का मतलब है हर एक साल का। ईच पीरियड सर्टेन पीरियड, ईच पीरियड का टाइम डेविएशन निकालना है सर्टेन पीरियड का। कंफ्यूजन हो रही होगी, कंफ्यूजन मत समझो, ध्यान सुनो। 1 से लेके 10 साल तक हमें गिवन है, तो इसका मतलब यह है सर्टेन पीरियड, इस पीरियड का हर एक पीरियड में से, दैट्स कॉल्ड ईच पीरियड। और ये 1 से लेकर 10 कॉल्ड सर्टेन पीरियड। तो 10 सालों का पास डाटा दे रखा है वो है सर्टेन पीरियड और एक एक करके दे रखा है वो ईच पीरियड है। कितने सालों का निकालना चाहते हो? दैट्स कॉल्ड सर्टेन पीरियड। और हर साल का निकालो, दैट्स कॉल्ड ईच पीरियड। ऐसे कैलकुलेट। आपको कितने सालों का ट्रेंड निकालना है? 5 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल। आपने 3 सालों का ट्रेंड निकालना है, वो है सर्टेन पीरियड। और उसका हर एक साल का निकालना है, वो है ईच पीरियड। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो टाइम डेविएशन फाइंड आउट करो। अब टाइम डेविएशन को हम लेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। टाइम डेविएशन को हमने माना, टाइम डेविएशन को हमने एक्स लेट करा। टाइम डेविएशन को हमने किससे लेट करा? एक्स से। जब आप ये एक्स फाइंड आउट करेंगे तो स्टेप नंबर 2 पे जाना और एक्स का करना समीशन, समीशन ऑफ टाइम डेविएशन। ऐसे लिखो, आफ्टर दैट फाइंड आउट द, आफ्टर दैट फाइंड आउट द, देखो दोस्तों मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल में भी जा सकता हूं, ऐसा वो जरूरी नहीं है। फाइंड आउट, आफ्टर दैट फाइंड आउट द सम ऑफ, सम ऑफ टाइम डेविएशन, सम ऑफ टाइम डेविएशन। टाइम डेविएशन का सम कर देना है। कैसे जी?
सिग्मा ऑफ एक्स दैट इज सम ऑफ टाइम डेविएशन। भाई टाइम डेविएशन एक्स है और एक्स का सम करेंगे तो सिग्मा ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि ये मेरा लिखवाने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप कभी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो आप एक बार स्टेप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन होने हैं, बस। और कोई भी इसका पर्पस नहीं है, बस ये मैं सिर्फ प्रैक्टिकल जब कराऊंगा आपको, अभी जब प्रैक्टिकल करा रहा हूँ तब वहां पर ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा आपको क्या है ये। ठीक है, क्योंकि स्टडी मैटर में गिवन है तो मैं भी आपको लिखवा रहा हूं। तो कह रहा है स्क्वायर द टाइम डेविएशन, स्क्वायर द टाइम डेविएशन of each period square the time division of each period। क्या से मतलब टाइम डिवीजन का स्क्वायर कर देना, मतलब ये एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टाइम डिवीजन एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टाइम डिवीजन। फिर उसके बाद क्या करना, जब स्क्वायर निकल जाएगा तो उसका सम भी कर देना। ठीक है, तो सम ऑफ द स्क्वायर का सम, टाइम डिवीजन का जो स्क्वायर है उसका सम कर देना। ओके, चैप्टर बड़ा आसान है दोस्तों, एक बार मुझे स्टेप खत्म करा दो उसके बाद मैं सारा कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। स्टेप नंबर 4, मल्टीप्लाई द टाइम डेविएशन with the sale of each period, टाइम डेविएशन को हर पीरियड की सेल से मल्टीप्लाई कर देना। और टाइम डिवीजन को माना था एक्स और सेल को मान लिया हमने वाई, तो टाइम डिवीजन को हर पीरियड की सेल से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक्स इंटू वाई बोल दिया। ठीक है दोस्तों, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट, और जो आपने एक्स वाई का प्रोडक्ट निकाला उसका सम कर देना उसके बाद। ये ना स्टेप आपको स्टडी मैट में गिवन है। अब एक बार ये समझना भी बहुत जरूरी है कि भाई ये स्टेप्स है क्या। ठीक है, तो ये स्टेप्स ये है कि जो आप मल्टीप्लाई करोगे उसका समेशन कर देना एंड में। स्टेप नंबर 4 नहीं, स्टेप नंबर 5, टू फाइंड द ट्रेंड वाई। अगर आप वाई का ट्रेंड फाइंड आउट करना चाहते हैं देन फॉलो द गिवन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन है। यहां पर अगर हमें ध्यान सुनेंगे y इज इक्वल टू ए बी एक्स, हमें y की एक वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं, अभी मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा ना, तो मैं कुछ भी नहीं, मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं हमसे। अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे a b और x की वैल्यू मिल जाए तो क्या मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? अगर मुझे a की वैल्यू पता हो, b की वैल्यू पता हो और x की वैल्यू पता हो, क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं? इजीली निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे 3 वैल्यू मिल जाए तो y की वैल्यू नहीं चाहिए, और y है ट्रेंड जो आप निकालना चाहते हो क्वेश्चन में, वो है y। अगर आप y निकालना चाहते हो तो आपको a और b की वैल्यू और x की वैल्यू चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, x आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और a और b हमारे पास निकालने के 2 तरीके हैं। a और b निकालने के 2 तरीके हैं। पहले मैं लिखता हूं x इज गिवन, x हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, x गिवन होगा। टू फाइंड आउट द a एंड b, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, there are two methods. To find out the value of a and b, there are two methods. First is direct method और सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। दोनों से आंसर सेम आएगा, मेथड कोई भी हो आंसर सेम आता है मैथ में। ठीक है, स्टैट्स पढ़ रहे वैसे भी। और यहाँ पर रेग्रेशन इक्वेशन पढ़ा है हमने कभी? रेग्रेशन इक्वेशन फाउंडेशन में अगर डायरेक्ट एंट्री हो बीकॉम से तब भी पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ाया जाता है आपको रेग्रेशन। वो अलग बात है कि आपने ढंग से नहीं पढ़ा है ना, चलो कोई बात नहीं। दिस मैथड इज ओनली एप्लीकेबल, डायरेक्ट मेथड आप तभी लगाएंगे, ओनली एप्लीकेबल, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको ये मेथड लगाना है तो सिग्मा ऑफ एक्स आपका 0 होना चाहिए, और अगर सिग्मा और एक्स आपका 0 है तो ए की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट होगी। देखना, ए की वैल्यू फाइंड होगी सिग्मा वाई अपॉन में एन, ए की वैल्यू फाइंड होगी सिग्मा वाई अपॉन में एन, और बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी आपके पास सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर।
पहला मेथड तभी एप्लीकेबल है दोस्तों जब सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 होगी। अगर सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है तो ए की वैल्यू मिल जाएगी एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन, बी की वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिखते जाओ बस, अभी तो लिखते जाओ जो है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब लिखते हो, सब समझाऊंगा दोस्तों, टेंशन मत लो आप। दिस मेथड इज यूनिवर्सल, दिस मेथड इज यूनिवर्सल, दिस मेथड इज यूनिवर्सल। और मुझे ये वाला मेथड अच्छा लगता है, दिस मेथड यूनिवर्सल, क्योंकि हर जगह यूज होता है। वेदर 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 द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स, वेदर द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स इज पॉजिटिव, इज नेगेटिव या जीरो। एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, ये मेथड कहीं भी अप्लाई हो जाएगा। इसी मेथड से डायरेक्ट मेथड निकाला गया। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा इनडायरेक्ट मेथड से कैसे डायरेक्ट मेथड बना, इनडायरेक्ट मेथड से कैसे डायरेक्ट मेथड बनाया गया। पहले इनडायरेक्ट, मेन मेथड जो है ना दोस्तों वो इनडायरेक्ट मेथड है, और इनडायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट मेथड बनाया गया था, वो भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। सारी चीजें मैथ है, मैथ और मैथ को प्रूफ कर सकते हैं हम। लो जी ध्यान दीजिए। तो अगर इनडायरेक्ट मेथड में वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालनी है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड बाय सॉल्विंग फ्लोइंग टू इक्वेशन। नीचे दी गई दो इक्वेशन को सॉल्व कर दो, फ्लोइंग टू इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड बाय सॉल्विंग टू इक्वेशन। पहली आपके पास है सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। ठीक, यहां पर आएगा सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। कहता है आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे ना तो ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। बचपन में हमने सीखा था एलिमिनेशन मेथड, सीखा था एलिमिनेशन मेथड सॉल्व होते हैं दोनों के दोनों। बस ए और बी को कांस्टेंट छोड़ो, ए और बी क्या है इधर, मैं लिख देता हूं ए एंड बी इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी ए और बी की, कांस्टेंट है, ए एंड बी इज कांस्टेंट। तो दो मेथड, जैसे हमारा स्टडी मैट में कहता है कि दो मेथड है। अब मैं आपको थोड़ा ना कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं, एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। दोस्तों मान लो आपको क्वेश्चन में एज नहीं, मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर एडवर्टाइजमेंट और सेल गिवन है। आपको क्वेश्चन में दो चीज गिवन है, एक एडवर्टाइजमेंट और एक सेल। ठीक, अब दोस्तों कुछ सालों की आपको एडवर्टाइजमेंट और सेल गिवन है, तो यहां पर मैं लिखता हूं ईयर, तो ऊपर में ईयर भी लिख देता हूं। ध्यान सुनते रहना, कॉन्सेप्ट है जो ऊपर लिखवाया ना सारा, आधा घंटा मुझे दीजिए, मैं जितना ऊपर लिखवाया था सारा का सारा, एक एक लाइन, एक एक फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ सब समझा दूंगा। ध्यान दीजिएगा। ईयर है 2010, 2010 में हमने 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराई और हमारे को हमारी जो सेल होगी वो 10 करोड़ की सेल हुई। 2010 में कुछ ऐसा था, 2010 में ईयर 2010 के अंदर 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराने में 10 करोड़ की सेल हुई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसको 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ कर लो। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करी 5 करोड़ की। मैं 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 मैं 5 साल का आपको एक डाटा दे रहा हूं, 6 साल का। 2010 में 5 करोड़ की सेल कराई और 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराई और 20 करोड़ की सेल हो गई हमारी। मैंने 1 करोड़ से एडवर्टाइजमेंट बढ़ाई, 1 करोड़ से एडवर्टाइजमेंट बढ़ाई और 20 करोड़ से 22 करोड़ पे सेल हो गई। मैंने फिर 1 करोड़ से और एडवर्टाइजमेंट बढ़ाई, मेरी सेल घटकर 18 करोड़ हो गई। ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या पता आपने 7 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा पैसा लगा दिया पर उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट लोगों ने देख नहीं पाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम ये नहीं बता सकते कि हम, आप क्या बता सकते हो जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे उतनी ज्यादा सेल हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट कराना ही अकेला वो नहीं है कि आप एडवर्टाइजमेंट कराते जाओ और सेल हो। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल खराब, आप एडवर्टाइजमेंट कराए जा रहे हो, सेल हो। अरे एक बार लोग खरीदेंगे, 2 बार लोग खरीदेंगे, तीसरी बार पता चल जाएगा ना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, अब एडवर्टाइजमेंट कराते जाओ आप। समझ में आ रहा है आपको? तो एडवर्टाइजमेंट कराना एक अकेला फैक्टर नहीं है सेल को बढ़ाने के लिए। सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक
वन ऑफ दी वन फैक्टर है, बहुत सारों में से कम एक फैक्टर है एडवर्टाइजमेंट। भाई क्वालिटी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, कितने सालों तक चलेगा, है ना, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, तो सब कुछ देखा जाता है सेल पे। सेल एक अकेला फैक्टर, एडवर्टाइजमेंट एक अकेला फैक्टर नहीं है सेल को बढ़ाने के लिए। हाँ, वन ऑफ दी बोल सकता हूँ एक फैक्टर होगा, बहुत सारों में से एक फैक्टर हो सकता है, पर अकेला नहीं है। मैं पढ़ता रहता हूं, 8 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट कराई, 19 करोड़ की सेल हो गई। 9 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराई, 25 करोड़ की सेल हो गई। 10 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराई, 30 करोड़ की सेल हो गई। और कुछ इस तरीके से मेरी पिछले 6 सालों की सेल थी। इस तरीके से मेरी कोई पिछले 6 सालों की सेल। अब दोस्तों मैं ना एक ग्राफ में प्लॉट करना चाहता हूं इसको। मैं ये पूरा जो है आपने बचपन में ग्राफ सीखा होता है, ये देखो एक्स और वाई दिख रहे हैं मुझे, मैं इसको एक्स और वाई में प्लॉट करना चाहता हूं। तो ये मेरा ग्राफ बना लिया, बस 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 ज्यादा भाग बन जा, बस बहुत है। ये मैंने ग्राफ बना लिया दोस्तों। अब मैं इसको रहा हूं, ये क्या है मेरा, ये कौन सा एक्सिस होता है दोस्तों, ये वाई एक्सिस होता है। और ये कौन सा एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस। और दोस्तों हमेशा ऐसा क्यों बनाते हैं पता है आपको, क्योंकि ये दोनों चीज पॉजिटिव होती है। आपका एक्स एक्सिस जब आप यहां पर जाओगे, ये यहां पर ऐसे मुड़ता है, तो ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। और जब ये नीचे आता है तो ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हम हमेशा पॉजिटिव वाला बनाते हैं, क्योंकि हमारी एडवर्टाइजमेंट नेगेटिव तो नहीं हो सकती, सेल नेगेटिव तो नहीं हो सकती, है ना। ऐसा तो नहीं है सेल उल्टा 0 हो सकती है, पर नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना। समझने वाली बात है भाई, मेरी एक भी सेल नहीं हुई, मेरा उल्टा मैंने माल फ्री में बांट दिया। नेगेटिव सेल कैसे हो सकती है सर, सिंपल, नेगेटिव सेल कभी नहीं हो सकती जिंदगी में। तो वाई और एक्स एक्सिस है आपके पास, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। आप मुझे बताइए एक चीज, मैंने जब डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने ये सेल और एडवर्टाइजमेंट का आपसे वो लिया था एग्जांपल। मैंने आपसे बताया था सेल डिपेंड है एडवर्टाइजमेंट पे, है ना, क्योंकि हम जितनी एडवर्टाइजमेंट कराएंगे उतनी सेल पे इफेक्ट पड़ेगा। सेल डिपेंड है एडवर्टाइजमेंट पे, एडवर्टाइजमेंट डिपेंड नहीं है किसी पर। तो अगर मैं कहूं कि एडवर्टाइजमेंट हमारे पर डिपेंड नहीं है किसी पर, एडवर्टाइजमेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एडवर्टाइजमेंट क्या है दोस्तों, हमारे लिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर मैंने लिखा एडवर्टाइजमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि अगर ये चीज होगी तभी ये पॉसिबल, ये होगा। जैसे कि सेल का बढ़ना एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है। एडवर्टाइजमेंट जितनी बढ़ाओगे उतनी सेल बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बढ़ भी जाएगी क्योंकि मैक्सिमम पार्ट तो बढ़ती है, क्योंकि हर कोई अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखता है ना। कभी वो एक चांस हो गया तो घट गई। अब मेरी बात समझे, एडवर्टाइजमेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट कराना कंपनी के अपना हाथ में है, पर एडवर्टाइजमेंट कराएंगे जितनी और बढ़ाई और एडवर्टाइजमेंट तो सेल भी उतनी बढ़ती जाएगी। सर अभी तो यहां पर हुआ, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जब सेल एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने से भी रिड्यूस हो सकती है। क्या पता उस टाइम प्रोडक्ट में कुछ ऐसा हो गया, खराबी आ गई, उस टाइम के साल की सेल घट गई, है ना। तो कुछ भी का, तो हमने कहा एडवर्टाइजमेंट दोस्तों एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मैं यहां पर जो एडवर्टाइजमेंट लिख रहा हूं उसको एक्स एक्सिस नाम दिया और एडवर्टाइजमेंट को मैंने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, एडवर्टाइजमेंट हमने माना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको दिख रहा है ना। क्या एडवर्टाइजमेंट सेल पे डिपेंड करेगी, नहीं दोस्तों। सेल जितनी ज्यादा होगी उतनी एडवर्टाइजमेंट होगा, नहीं दोस्तों, उल्टा हो जाएगा ना ये तो। एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड है सेल, जितनी आप एडवर्टाइजमेंट कराओगे आपकी सेल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ती जाएगी, है ना। ऑब्वियस बात है, जितना दिखेगा उतना बिकेगा। हाँ चलो, एडवर्टाइजमेंट को मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम दिया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने एक्स ट्रीट कर लिया। ठीक है, चलो एडवर्टाइजमेंट को मैंने एक्स मान लिया और मेरा जो सेल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्तों। और मेरा जो सेल है उसको मैंने बोला डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो मेरा सेल है उसको मैंने क्या नाम दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको मैंने वाई से ट्रीट कर लिया। ठीक है सर, यहां समझ में आ गया मुझे। इसको वाई एक्सिस में प्लॉट कर दिया, उसको एक्सिस में, ये होता है आपका जीरो, ओरिजन कहते हैं इसको, ओरिजन जीरो। अब मैं डाल देता हूं, उस हिसाब से डालूंगा। देखो 20 करोड़ से 30 करोड़ पे जाना है मुझे, ठीक है सर, और यहाँ 5 करोड़ से 10 करोड़ पे जाना है, तो यहां से तो 10 पे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हो गया 10। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, एक बार कॉन्सेप्ट सिखा दिया तो ज्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन खत्म करने में, 5 मिनट खत्म कर लोगे। इन करोड़, और यहां पे भी डाल दो इन करोड़, करोड़ में है ये। ऐसे ही मैंने यहां पर लिख दिया 30 तक जाएंगे नहीं, तो यहां पर मैं कह रहा हूं
5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, और ये 35, ये लिया 5, 10, 15 करोड़, 20, 25, 30 और 35। अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सामने देखना है, ध्यान से देखते रहिए। अब एक एक करके प्लॉट करता हूं मैं। सर प्लॉट क्यों करा, एक चीज बतानी है मुझे बस। 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट में कितने करोड़ की सेल हुई, 20 करोड़ की। तो 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट में कितने करोड़ की सेल हुई, 20 करोड़ की। यहां पर आ गया मैं, 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट 20 करोड़ की सेल हुई, ठीक है सर। इसके बाद 6 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट में, अच्छा इसको थोड़ा ना चेंज कर लेता हूं, एक मिनट, ये ज्यादा उधर जा रहा है तो मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। ये ना ज्यादा ही उधर से जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा पास ले आता हूं, क्या दिक्कत है। अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है, कैसे भी चेंज कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं चेंज करूंगा क्योंकि आपने लिख लिया होगा, मुझे पता है। मैं स्टार्ट करता हूं 5 से, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। 5 से स्टार्ट करते, इसको ऐसे लगा दो कि हाँ भाई ये 5 से स्टार्ट है, ये पता होगा आपको उसका मतलब। 8, 9, 10। जब हम जीरो के बाद 1 आना चाहिए ना, तो जीरो के बाद जब डायरेक्ट 5 लिख देते हैं तो हमने 5 5 का गैप है तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। 5 का गैप, यहाँ गैप सेम होता है तो तय नहीं करते, यहाँ गैप है 1 1 का और यहाँ पर डायरेक्ट 5 पे जंप कर लिया। तो इसका लाइन का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली इस चीज को छोड़कर डायरेक्ट 5 पे जा रहे हैं, 5 से चालू कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब, इस स्लैश का मतलब ये होता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आओ सर, 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराने में 20 करोड़ की सेल हो जाती है। लो जी लो, प्लॉट करना जरा। 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट 20 करोड़ की सेल होती है। पहला कौन सा ईयर है, ईयर 2010, ठीक है सर। 6 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट 22 करोड़ की सेल हो जाती है। 6 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराता हूं तो 22 करोड़ की सेल हो जाती है, यहां डाल देते हैं। अभी तो बस सिंपली हैंडमेड डाल रहा हूं। 7 करोड़ की सेल में 18 की हो जाती है। 7 करोड़ की सेल में 18 की हो जाती है, मतलब थोड़ा नीचे। 8 करोड़ की सेल पे 19 करोड़ हो जाता, थोड़ा बढ़ता है फिर आगे। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और ये थोड़ा ऊपर जाएगा। इसके बाद आपके पास 9 करोड़ की सेल में 25 और फिर 30। 9 में 25 हो गया और ये फिर 10 में 30 हो गया। अब जरा इसको ड्रॉ करना, ये यहां गया, ये ऐसे गया नीचे आया, फिर ये देखेगा ऐसे गया, फिर डायरेक्शन देख रहा हो, कहां जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है। कैसे जा रहा है दोस्तों, अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है। और ये आपके पास कुछ इस तरीके से रही, ये 2010 का रहा, ये 2011 का, ये 2012 का, ये 2013, 2014 और 2015, ठीक है सर। यहां तक क्लियर है। अगर यहां आपको क्लियर है तो ये हो गया एक तरीके से ट्रेंड, एक एनालिसिस हो गया कि भाई देखो पिछले 5 सालों की कुछ इस तरीके से 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराने में कुछ इस तरीके से सेल को ऐसे बढ़ते घटते गई है। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि पहले थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा घट गया और फिर बढ़ते ही जा रहा है। देख रहे हो आप, यहां से जंप करा चालू करा, यहां से जंप करना चालू करा और किसी कारणवश यहां घट गया होगा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे करके फिर जो है जंप करने लग गया। इसका मतलब जब जब मैं एडवर्टाइजमेंट कराता हूं, कोई एक एक्सेप्शनल कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल केस हो सकता है जब एडवर्टाइजमेंट कराने से घट जाए सेल, नहीं तो हर बार सेल बढ़ती है एडवर्टाइजमेंट कराने से। पहले मैंने एडवर्टाइजमेंट कराई 5 करोड़ की, सेल इतने पहुंची 20 करोड़ पे, फिर एडवर्टाइजमेंट कराई थोड़ा और बढ़ी, फिर किसी कारण हमारे प्रोडक्ट में कुछ खराबी निकली, सेल घट गई। फिर हम एडवर्टाइजमेंट करा रहे, प्रोडक्ट को बिल्कुल सही करा, एडवर्टाइजमेंट कराया, नई तरीके से एडवर्टाइजमेंट कराई, हमारे प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं, ये वो करके फिर दोबारा सेल जंप करते कर ऊपर पहुंच गई। तो दोस्तों ये होता है ट्रेंड, ये होता है ट्रेंड। और दोस्तों जो डायग्राम मैंने अभी आपको बनाया है, ये डायग्राम को हम नाम देते हैं स्कैटर प्लॉट। क्या नाम देते हैं मेरे भाई, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, जब हम कभी कोई भी ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट हमें बताता है दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन। वाई दैट्स कॉल्ड सेल एंड एडवर्टाइजमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। एडवर्टाइजमेंट बढ़ाओगे तो सेल बढ़ जाएगी, एडवर्टाइजमेंट घटाओगे तो सेल घट जाएगी, इस तरीके से, है ना। चलो तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये हो गया स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताता है, और जब हम ग्राफ में पॉइंट, डॉटेड पॉइंट ड्रॉ करते हैं, दैट्स कॉल्ड स्कैटर प्लॉट। दोस्तों यहां पर क्या होता है, ये हमें ना लीस्ट स्क्वायर मेथड की जरूरत पड़ती है। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लीस्ट स्क्वायर मेथड की। और लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या कहता है, एक लाइन ड्रॉ कराता है
उस लाइन को हम रेग्रेशन लाइन कहते हैं। वो लाइन ड्रॉ करवाता है हमसे। लीस्ट स्क्वायर मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें एक लाइन ड्रॉ करवाता है। मान लो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, एक स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट ऑफ लाइन, ये बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, बेस्ट फिट लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस्ट फिट लाइन कहते हैं इसको। और इसका जो मेन नाम होता है ना इस लाइन का नेम होता है रेग्रेशन लाइन। क्या नाम होता है? रेग्रेशन लाइन। और अगर कोई लाइन है तो हर एक लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होती है। तो दोस्तों एक रेग्रेशन लाइन है। क्या ये? रेग्रेशन लाइन है और इसकी एक इक्वेशन है दोस्तों। इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब मेरी बात समझना, ये क्या है लाइन? ये लाइन हमें बताएगा कि इस लाइन से कितना पॉइंट अप जा रहा है, कितना पॉइंट अप जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है। इस लाइन से हम कैलकुलेट करेंगे कितना डिफरेंसेस है। इस लाइन से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंस। ये लाइन निकालने के लिए मुझे चाहिए स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर मेथड। और इस लाइन से हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस। इस लाइन से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंस, कि कितना डिफरेंसेस पॉइंट्स पे आ रहा है। सर ये आपको कैसे समझ में आएगा? देखो मैं आपको जब एक क्वेश्चन कराऊंगा ना तब समझ में आएगा। समझ लो, अभी के बस ये समझो कि एक लाइन है और ये एक लाइन है, इससे कैसे फोरकास्ट होगा ये समझाऊंगा बाद में। अब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे किस मेथड से? लीस्ट स्क्वायर मेथड से। और लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है? लीस्ट मतलब होता है कम से कम डिफरेंसेस आने वाला। स्क्वायर का मतलब होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव जा रहे हैं इसको स्क्वायर कर दो, ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, इससे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इसलिए इसका नाम पड़ गया लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर मतलब कम से कम डिफरेंस वाला और पॉजिटिव। तो अगर कोई ये लाइन के अगर नीचे है तो हम उसको नेगेटिव ट्रीट करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ता है। तो स्क्वायर करके जो कम डिफरेंस वाला होगा वो गलत है, इसलिए नाम दिया पड़ता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। अभी मैं आपको कुछ भी नहीं समझा रहा, अभी बस मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये लाइन ड्रॉ करूंगा तब ये लाइन का जो इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन बताना चाहता था। जो y इज इक्वल टू, मेरा जो मेन पर्पस था इस डायग्राम को बनाने का वो ये था कि ये y इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी एक्स वाली जो इक्वेशन है वो ये वाली लाइन की इक्वेशन है। ये स्ट्रेट लाइन जो कि क्लोज है किससे? डॉटेड पॉइंट से, जो कि क्लोज है स्कैटर प्लॉट से। स्कैटर प्लॉट से क्लोज होकर जाती है लाइन, तभी हमें अप डाउन, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड और डाउनवर्ड डिफरेंस पता चलता है कितना कितना डिफरेंस है। ठीक है सर, अभी के लिए समझो, सिंपली अभी के लिए बस यही समझो कि ये लाइन एक रेग्रेशन लाइन होती है और इस लाइन की इक्वेशन ये होती है। जब मैं इस लाइन की इक्वेशन से निकाल दूंगा ना तो डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा आपको। अब आपको फिर समझाऊंगा एक्चुअल में, फिर जब न्यूमेरिकल आता है ना उसके बाद आपको समझ में आएगा। जब न्यूमेरिकल इन द सेंस जब आपको डाटा दिखाएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल है क्या ये। ठीक है, चलो तो अभी के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है वो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो मैं समझा रहा हूं, मुझे एक रेग्रेशन लाइन मिली, मुझे यहां पर इस डायग्राम से मुझे क्या लेना था? एक रेग्रेशन लाइन, और दिखाना था कि रेग्रेशन लाइन होती क्या है, बस इसलिए मैंने को डायग्राम बनाना था। बाकी हमारा पूरा काम तो प्रैक्टिकल है। देखो रेग्रेशन लाइन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हियर y इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है दोस्तों? डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा और a और b की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी, ये निकालूंगा, ए और बी की वैल्यू निकाली और क्वेश्चन मैंने इधर पुट कर दी, एस की वैल्यू डाल दी, सब कुछ सॉल्व करने के बाद क्या आया? वाई। तो वाई तभी निकल पाएगा जब एक्स मुझे पता होगा, जब ये पता होगा। तीनों चीज, इस तीनों चीज को निकालना पड़ेगा मुझे। तो ये तीनों चीज मुझे जब पता होगी तब मेरा वाई निकलेगा। तो वाई किस पे डिपेंड है? इस पर। किस पे? एक्स पर। ए और बी तो मैं निकालूंगा, एक्स मुझे चाहिए होगा, तो वाई किस पे डिपेंड है? एक्स पे। तो वाई क्या हो गया दोस्तों? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? एक्स क्या है दोस्तों? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी और गिवन होगी पहले से। एक्स की वैल्यू गिवन होगी, वाई निकालना होगा। तो वाई किस पे डिपेंड हो रहा है? एक्स पर। तो एक्स क्या है? एक इंडिपेंडेंट। वाई क्या है? डिपेंड है किस पर? एक्स पे। सेम एज इट इज, वाई मेरे केस के अंदर था सेल, सेल क्या है? डिपेंड है, और एक्स क्या था मेरे केस के अंदर? एडवर्टाइजमेंट। अब आपको समझ में आ रहा होगा सेल किस पे डिपेंड है? एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड है। ठीक है सर, यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक समझ में आ गया। ए और बी को हम कहते हैं, ए और बी को हम आप कांस्टेंट बोल लो। ए और बी को क्या? ए और बी को बोल दो कांस्टेंट। ए और बी को क्या नाम दे दो? कांस्टेंट। वैसे तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली ट्रीट करूं तो ए हमारा होता है कांस्टेंट और बी को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कि बी ये पॉइंट बताता है कि वाई को कितना इंटरसेप्ट कर रहा है। ये मैथमेटिकली चलेगा फिर हम, ठीक है, उतना नहीं जाना हमें। इंटरसेप्ट बोलते हैं वैसे तो इसको। तो ये आपके पास पॉइंट है, मान लो। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, अब मैं आपको एग्जांपल से चीजों को समझाऊंगा, एक एग्जांपल से चीजों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको इतना सारा कुछ लिखवाया था, ये वाली चीज कैलकुलेशन ट्रेंड,
10 कैलकुलेट होगा लीस्ट स्क्वायर मेथड से। फाइंड आउट द टाइम डेविएशन फॉर ईच पीरियड ऑफ द सर्टेन पीरियड। ये सारी चीजें समझानी है मुझे आपको। ये सारी चीजें समझाने के लिए मुझे पहले यहां पर एक चीज समझानी है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, इक्वेशन बनाना चाहता हूँ। देखो देखो, ये नॉलेजेबल होता है दोस्तों। मैं आपको फिर बता देता हूँ, हमारे पेपर में इसका कोई भी यूज नहीं है, हमारे क्वेश्चन में इसका कोई भी यूज नहीं है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकता हूं, पर प्रूव करके अगर क्वेश्चन कराने को मिलता है ना, तब थोड़ा अच्छा सा फील होता है कि हाँ सर ने प्रूव कराया, फिर जाकर हम क्वेश्चन पे बिल्ड। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करा सकता हूं, मेरा और टाइम बचेगा, मेरी एक क्लास पूरी बच जाएगी, पूरा 1 घंटा बच जाएगा। पर नहीं दोस्तों, वो मजा नहीं आता, ठीक है। तो भले 1 घंटा आप दोगे, पर आपको ये तो समझ में आएगा ये कैसे बना फॉर्मूला, ये कैसे आए, तो वो चीज समझने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला। ऊपर मैंने क्या समझाया डायग्राम से, डायग्राम से आपको समझाया कि रेग्रेशन लाइन क्या होती है और इसकी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन को क्या बोलेंगे, y ऑन x बोलते हैं। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, y ऑन x। y ऑन x, y ऑन x का मतलब क्या है, y इज डिपेंडेंट ऑन x। y ऑन x का मतलब क्या है, y इज डिपेंडेंट ऑन x। कभी आपने स्टैटिस्टिक्स में रेग्रेशन इक्वेशन पढ़ा होगा ना, तो वहां पर एक इक्वेशन नहीं 2 इक्वेशन होती थी। एक होता था y ऑन x, एक होता था x ऑन y। y हमें यहां पर हमारे डिमांड फोरकास्टिंग में y ऑन x पढ़ना है हमेशा, x ऑन y नहीं पढ़ना। वैसे मैथमेटिकली क्या हो सकता है, हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें 1 2 3 पता हो तो x निकल जाएगा, 1 2 3 पता हो तो y निकल जाएगा। तो मैथमेटिकली देखा जाए तो हमारे को y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इक्वेशन से, है ना। इस इक्वेशन से y की वैल्यू भी फाइंड हो सकती है, x की वैल्यू फाइंड हो सकती है। पर दोस्तों ऐसे नहीं होता। रेगुलेशन इक्वेशन कहता है y ऑन x से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और x ऑन y से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारा डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर के अंदर y ऑन x का कॉन्सेप्ट है, x ऑन y का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मैथ के अंदर, स्टैट्स के अंदर रेगुलेशन इक्वेशन जब पढ़ते हो ना, तो वहां पर होता है x इक्वल टू a प्लस बी वाई। इसका मतलब होता है y x इज डिपेंडेंट ऑन y। x अगर y पर डिपेंड है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये अभी यहां पर सीखते हैं। y इज डिपेंड ऑन x, ठीक है। तो वहां पर मैथ में इतना नहीं जाना चाहता, नहीं तो कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगी। हमें डायरेक्ट जो चीज हमें मेन चीज सीखनी है वो जाते हैं। तो ये एक रेगुलेशन लाइन है जिसको हम बोलते हैं y ऑन x। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x एक इंडिपेंडेंट, ए कांस्टेंट को b इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। ए बी को कांस्टेंट भी कह सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लो ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा चलो एक एग्जांपल्स की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। x आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, x आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मैं जस्ट एग्जांपल मानता हूं, 1 2 3 4 5 5 x क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 2 3 4 5। x मैंने पहले से क्वेश्चन के अंदर गिवन कर दिया, x 1 2 3 4 5। y कैसे निकालना है, y किस पे डिपेंड है, a प्लस बी एक्स। y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन के अंदर, x डाल लेंगे y निकलेगा। तो x मैंने क्वेश्चन में गिवन कर दिया। अब मैं क्या बना रहा हूं, एक फॉर्मुला बनाना सिखा रहा हूं आपको, फॉर्मुला बनाना सिखा रहा हूं। y इज इक्वल टू a, मुझे पता नहीं, b मुझे पता नहीं, x पता है 1। y इज इक्वल टू a पता नहीं, b पता नहीं, x पता है 2x। ऐसी y इज इक्वल टू a प्लस b 3x। ऐसी y इज इक्वल टू a प्लस b 4x। और ऐसी y इज इक्वल टू a प्लस b 5x। मुझे को x पता था, मैंने डाल दी वैल्यू, ठीक है। तो सिग्मा अगर मैं इसका टोटल करूं, अगर मैं इसका टोटल करूं तो इसको बोलते हैं सिग्मा ऑफ x। भाई अगर मैं इसका टोटल करूं तो इसको बोलते हैं x का सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, किसका, x के जितने वैल्यू दे रखी है वो। तो 1 2 3 4 5 इनका अगर टोटल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 15 4 2 6 7 8 9 और 10 और 1 5 15 15 हो गया। सिग्मा ऑफ x कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सिग्मा। तो ऐसे ही मुझे इसका करना है सिग्मा। तो इसको पहले मैं थोड़ा सोल्व करूंगा, तो थोड़ा सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट को सभी को सॉल्व कर रहा हूं। y इज इक्वल टू a प्लस 2bx, y इज इक्वल टू a प्लस 3bx, y इज इक्वल टू a प्लस 5bx और y इज इक्वल टू a प्लस x। कहां से आएगा, x की जगह पर तो डाला है, सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, x की जगह पर तो डाला था मैंने, ये सॉरी x नहीं आएगा। और ये 4b है, 4b है और ये 5b, ये ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सॉल्व करा, बस इतना। आप कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, बस जो देख रहा हूं वो समझ लो, आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा। अभी कह रहे हो क्या पढ़ा रहे हो, तब से समझ नहीं आ रहा कुछ, सब आएगा, सब आएगा। मैं एक फॉर्मुला बना रहा हूं, आप फॉर्मुला बनाते हुए देखिए, आपको प्रूफ चीजें मिलेगी वो कहां से आया। अगर मैं आपसे पूछूं, कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये कहां से आया, ये कहां से आया, अभी तो कैसे बताओगे भाई। कोई आपसे पूछ ले कि ये फॉर्म ये कहां से आया, ये कैसे बताओगे सर। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। इसलिए कभी जब भी, हमेशा यही होता है, जब भी हम कोई चीज फॉर्मुला समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो इसमें इग्नोरेंस होती है, क्योंकि मजा तो आता नहीं है इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान सुनेंगे तो सब अच्छा भी लगेगा आपको। सिग्मा ऑफ एक्स में आया 15 है,
y का मैं थोड़ा सील कर, तो इस y का अगर सिग्मा करूंगा तो सिग्मा y बन जाता है 1 2 3 4 5 a हो गए, और प्लस ये हो गया 15 b, क्योंकि 1 2 3 4 ये 1 है, 1 2 3 4 5 तो 15 हो गए, 15 b। तो ये इक्वेशन बन गई है, ये बन गई। तो मुझे बन गया सिग्मा x इजिकल टू 15, और मुझे क्या बन गया सिग्मा y इजिकल टू 5a प्लस 15b, 5a प्लस 15b। अब दोस्तों 5 क्या है दोस्तों, ये 5 क्या है, ये 5 है दोस्तों n, ये 5 क्या है n क्या होता है नंबर्स ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5, नंबर्स ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास 5, तो ये हो गया n। 15 क्या है दोस्तों, इसको 15 को लिखता हूं b इक्वल टू सिग्मा x। सोचो इन सभी b को मैंने कॉमन निकाल लिया, सभी b को मैंने कॉमन निकाल लिया, और x की वैल्यू जो पुट करी थी वही तो सिग्मा करा है। अब देखिए मैंने क्या करा, ये b है, b ऐसे जा रहा है, b ऐसे जा रहा है, b ऐसे जा रहा है, b मैंने b अलग कर दिया, ये रहा, ठीक है अलग, इन सबको तो ऐड करा है, और ये क्या थे x की वैल्यू पुट करा था इनमें, तो कह सकता हूं ये सिग्मा x है, कह सकता हूं ये सिग्मा x है, और ये क्या है सिग्मा y। तो क्या बन गया सिग्मा y इजिकल टू 5 को बोला n इज अ नंबर्स ऑफ टर्म, कितनी टर्म हमने ली है, अगर 6 टर्म लेते तो 6 लिखता, 7 लिखता तो 7 लिखता। 15 क्या है x का, s की वैल्यू जो आपने हर इक्वेशन में पुट करी थी, ईच टाइम इस इक्वेशन में जो पुट करी थी, इस वैल्यू पे पुट करी थी जो, उसका सम है, तो इसको बोल दूं 1 2 3 4 x में पुट करा है, तो ये क्या है सम ऑफ x, और b तो ऐसी कॉमन निकाल रखा है तो b, तो इसको b इक्वल टू 15 को क्या लिख सकता हूं 15 को लिख सकता हूं सम ऑफ x, तो ये na हो गया प्लस। अब बन गया एक क्वेश्चन। सबसे पहले रेग्रेशन इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, एक इक्वेशन मेरे को क्या मिली, एक इक्वेशन तो मुझे पता है y इजिकल टू a प्लस बी एक्स होती है, इस इक्वेशन से मैंने क्या बनाया, इक्वेशन से ये इक्वेशन बनी, कैसे सिग्मा y इजिकल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x। बताओ कोई गलती है नहीं है भाई, देखो y का सिग्मा y कर लिया, a का कितने a है 5 a है, तो 5 क्या है नंबर्स ऑफ टर्म 5a। मुझे बताओ सर, आप एक चीज बड़े सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, मैंने कहा देखो 2 2 2 2, इन तीनों को जोड़ कर बताना कितना होता है, एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, 2 2 2 2 जोड़ोगे, 2 2 2 प्लस 2 4 4 2 4 2 6 6 2 8, ये 8 हो गया। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आप इन दोनों को ऐसे प्लस कर लो, या इसको इससे ले लो 2 4 इंटू ए 2 4 इंटू 2 लिख लो, 4 कर लो, कितने 1 2 3 4, और किसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से 4 दूनी 8, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि a 1 2 3 4 5 है, तो या तो आप 5 a को a ऐसे कर लो, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a कर लो, या इसको 5a लिख दो, बात तो एक ही है ना यार। 5 a को जोड़ लो या 5 को a से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही होती है ना। देखो 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5, या तो 5 4 5 4 को 5 बार प्लस कर लो, या 5 को सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो 20 ही आना है। तो क्या मैं इस a को, क्या मैं इन a को 5a लिख सकता हूं? अगर मैंने 5a लिखा तो 5 क्या है, 5 को बिलोंग करता है n मींस नंबर्स ऑफ टर्म, कितने a थे 5 a थे, और a कितने थे 5 थे, तो na प्लस b मैंने अलग कर दिया, और 1 2 3 4 5 क्या था, ये था x का सिग्मा, x का सम, तो ये हो गया 15 को क्या बोला सिग्मा ऑफ x, बन गई इक्वेशन। अब देखो अगर कोई आपसे पूछे कि ये इक्वेशन कैसे आई, तो आप बता सकते हो कि भाई ये इक्वेशन जो पहली वाली इक्वेशन बनी है वो इससे बनी है, इस वाली इक्वेशन से। ये वाली इक्वेशन कैसे बनी है, हमने क्या करा x की वैल्यू को कुछ लेट कर लिया, हमने क्या करा दोस्तों x की वैल्यू को लेट कर ली, उसको मैंने y की इक्वेशन में पहले फर्स्ट इक्वेशन में डाली, रेग्रेशन इक्वेशन में डाली, तो उससे मैंने y से क्या बनाना है सिग्मा y, a से क्या बनाना 5a, 5a का मतलब हो गया na, ठीक है 5 को मैंने n लेट कर लिया, नंबर्स ऑफ टर्म कितने a थे, b को b रहने दिया, b को मैंने b रहने दिया, और ये कहता है x की वैल्यू पुट गई तो ये सिग्मा x हो गया, तो बन गई इक्वेशन सिग्मा y इजिकल टू na प्लस बी एक्स। क्लियर हो गया, समझ में आया कैसे बनी इक्वेशन। ठीक, इफ, ठीक है इफ नहीं अभी नहीं, अब मुझे दूसरी इक्वेशन बनानी है, मैं चाहता हूं कि ये इक्वेशन पता चले ये कैसे बनती है, ये वाली। तो पहली इक्वेशन समझ में आई बनानी, दूसरी इक्वेशन तो इसके लिए मुझे दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 1 2 3 4 5 ये लिया था एग्जाम्पल, फिर y इजिकल टू रहा था a प्लस बी एक्स, फिर x। अभी क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट जब हम दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे तो हम इस x का करेंगे स्क्वायर, तो ये बोलता है लीस्ट स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के बाद जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या करना, इस x और इस y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज एक्स वाई, इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ये 4 पॉइंट हमें करने हैं, जैसे हमने 4 पॉइंट पढ़ा हमें ऑटोमेटिकली हमारा ये सोल्यूशन निकल आएगा, देखना
हमारे को क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर हम इसलिए निकालते हैं कि अगर हम डिफरेंस नजर आता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नजर आता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने y इजिकल टू, देखो मैं इसको बना रहा हूं, y इजिकल टू a प्लस बी। ठीक है, x की जगह पर 1 डाला तो b आया। y इजिकल टू a प्लस 2b। ठीक है सर, x की जगह पर 2 डाला तो 2 आ गया। y इजिकल टू a प्लस 3b, y इजिकल टू a प्लस 4b और y इजिकल टू a प्लस 5b। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर करना तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। ये ठीक है। एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना, मतलब इसको 1 को जब मैं इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन आएगी y इजिकल टू a प्लस बी। 2 को जब पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 2y इजिकल टू 2a प्लस 2 2 जा 4b। समझ में आ रहा है ना, यही होगा। 3 को जब पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y इजिकल टू 3a प्लस 3 3 जा 9b। सर तो दर्द नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक बार बताने दो, मेरे को शांति मिल जाएगी मेरे भाई, समझ लीजिए। आप नहीं देखना मत देखिए, एक बार मुझे बताने दीजिए तो मेरे को शांति से मिल जाएगी कि हाँ मैंने फॉर्मूला बनाकर दिखा दिया। मैं कोई शो ऑफ नहीं करना चाहता। एक स्टूडेंट भी अगर जानना चाहता है, सोचो मैंने नहीं कराया और एक स्टूडेंट में से पूछता है कि भाई सर आपको फॉर्मूला बनाना आता है, तो मैं क्या कहूंगा, भाई आता था पर मैंने कराया नहीं क्योंकि बच्चे बोर हो जाते। क्या था, उसको जरूरत होती। समझ में आ रहा है। कम से कम अगर एक स्टूडेंट भी जाना चाहता है फॉर्मूला कहां से आया तो उसके लिए बढ़ाने दो। बाकी अगर हम नहीं जानते, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं कि छोड़ो ना, सीधा क्वेश्चन कराओ, ये वाली बात हो जाती है। 4y इजिकल टू 4a प्लस 4 4 16b और 5y इजिकल टू 5a प्लस 5 5 25b। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दे तो इस पॉइंट को ध्यान देना, 1 4 9 16 25, इधर 1 4 9 16 25। तो इसको कह सकता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी यहां पर इस पॉइंट तक ये सिग्मा एक्स स्क्वायर बन गया। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो y y y y बाहर आ गया, 1 2 3 4 15y आ गया। कितना आया, 15y। ठीक है सर। अच्छा इन दोनों की क्वेश्चन बता दे मुझे। पहले तो सिग्मा एक्स था, ये 15, सिग्मा एक्स क्या था 15। इसको कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन थी सिग्मा y इजिकल टू 5a प्लस 15b, ये था। ठीक है, देखो ना 15b यही है। इसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लो एक बार, सिग्मा एक्स स्क्वायर। आपको सब प्लस करके दिखा रहा हूं मैं, इसका सम कर रहा हूं, इसका सम कर रहा हूं, इसका सम करते हैं। चलो 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ये आ गया 55। सम कर लो तो 15y आया। y को इन सबको जोड़ूंगा तो y प्लस 2y 3y, 3 और 3 9, 9 और 4 ऐसे जोड़ करके आया 15y आ गया। ऐसी a को जोड़ूंगा तो a भी 15a आ गया। प्लस b को जोड़ता हूं, b तो b को जोड़ूंगा तो देखो 1b 4b 9b, तो जो करूंगा तो 55b आ गया। सबका मुझे समीशन मिल गया। तो मैं इन चारों चीज को अलग अलग लिख लेता हूं, इन सभी चीज को। देखो इसका समीशन ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा और इसका ये रहा। सबको जोड़ना तो आता है ना आपको। अरे y 1y 2y 3y 4y 5y जोड़ दो, 15y हो गए। ऐसी a 1a 2a 3a हो गए, 3 3 9 हो गए। 9 और 4 आपके पास कितने हो गए दोस्तों, 3 3 6 हो गए। सॉरी 9 कहां से हो गए, 6। 3 और 3 6 हो गए, 6 4 10 और 5 15, 15 a हो गए। ठीक है, ऐसी 4 को 1 से जोड़ूंगा तो 4 प्लस 1 प्लस 9, 4 और 9 को जोड़ूंगा 10 14 हो गया। 16 जोड़ूंगा आपके पास ये हो जाएगा, फिर 25 जोड़ूंगा तो 55 भी आ गया। सबको ऐड ही तो करा है, सिंपल। मैं एक चीज कह रहा हूं, मैंने कहा ऐड कर लो सबको। अब अगर आपने ऐड कर लिया तो अभी देखो अब मेरे पे क्या गिवन क्या क्या है। मैंने इक्वेशन आपको एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन से मैंने आपको सिखाया सिग्मा एक्स इजिकल टू 15, सिग्मा y इजिकल टू 5a प्लस 15b, सिग्मा और आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 55 और 15y इजिकल टू 15a प्लस 55b। ये 3 चीज आई। अब ये 2 इक्वेशन साइड में रख लो। अब ये तो 2 वैल्यू हमें गिवन है, इन 2 वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन। ध्यान देना, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, वो खत्म होने वाली इक्वेशन बनने वाली है। देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने एक लेट करा, एक्स को लेट कर लिया 1 2 3 4 5। ठीक, उसी लेट को करने का मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट डाला, पुट करी वैल्यू, पुट करी वैल्यू, पुट करी और सीधा कर दिया। आप कुछ भी लेट कर लो, एक्स को आज एक्स को कुछ भी लेट कर लो। देखो अब मैं वाली इक्वेशन लेता हूं, पहले इसको मानूंगा फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानूंगा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इक्वेशन फर्स्ट। तो सिग्मा y इजिकल टू 5a प्लस 15b। अब मुझे बताओ सिग्मा y 5 क्या था हमारा, नंबर्स ऑफ टर्म, कितनी टर्म हमने गिनी थी 5, तो n हो गया na। 15 क्या था, 15 की वैल्यू, 15 की जगह पे क्या मैं सिग्मा एक्स लिख सकता हूं। ये देखो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है 15, तो इसकी जगह मैं सिग्मा एक्स लिख सकता हूं। यस, तो सिग्मा एक्स ये हो गया, b बाहर लिख लेते हैं। ये बन गया इक्वेशन। अब इसको पकड़ लो, इक्वेशन 2 को लो।
इक्वेशन 2 देखो, 15y 15a 15y इज इक्वल टू 15a प्लस 55b 55b, यही है। अब मुझे बताओ 15 क्या था, ध्यान दीजिएगा, 15 है सिग्मा एक्स, 55 क्या सिग्मा एक्स स्क्वायर, 15 की जगह पर लिखूंगा सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स और ये वाई, ठीक। 15 की जगह पर लिखूंगा सिग्मा एक्स और ये ए, ठीक। 55 क्या था सिग्मा एक्स स्क्वायर और ये क्या था बी, बन गया सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, बन गई दूसरी इक्वेशन। बताओ कोई पॉइंट है? सर आपको तो पहले से पता है, आपको तो पहले से 1 2 3 4 5 करने पे ही आएगा। मैंने कहा कुछ भी ले लो, 2 4 6 8 कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले लो, आपका आंसर सेम आएगा। चलो 1 2 3 4 5 करने पे ही आया, ठीक है। समझ में आ गई दोनों इक्वेशन कैसे बनी? तो दोनों इक्वेशन कैसे बनेगी, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी एक्स और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। याद रहेगा, ये दोनों इक्वेशन बनाकर प्रूफ कर दी मैंने आपको कैसे बनी है दोनों इक्वेशन, सिर्फ एक एग्जांपल लेट करा, ठीक है। तो अब मुझे दो इक्वेशन मिल गई, अब मैं ऊपर दिखा देता हूं आपको, यही दो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखवाई थी, पहली और दूसरी, बता दो सेम है या नहीं है। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी एक्स वाई सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये कैसे बना, ये कैसे आए थे, ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये दोस्तों एक लाइन पढ़ना, बस एक लाइन। ये मेथड तब अप्लाई होगा जब सिग्मा एक्स की जगह पर 0 रखोगे। ये मेथड तब अप्लाई होगा, डायरेक्ट मेथड तब अप्लाई होगा जब सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 होगी। अब जरा देखना, हमारे पास इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, इफ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0, अगर सिग्मा एक्स 0 हो तो मैं याली इक्वेशन लेकर चलता हूं, इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। क्या है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी एक्स, क्या है फॉर्मूला, क्या है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। क्या कह रहा था, ये डायरेक्ट मेथड से ए और बी कैसे निकालेंगे, जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास सिग्मा एक्स 0 हो जाएगा। डालो जरा 0, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय बी 0 हो जाएगा। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए। तो अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, सिग्मा वाई इज इक्वल टू अपॉन में एन। बताओ, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एन को नीचे भेजना पड़ेगा ना। आ गया अगला, इस इक्वेशन से क्या निकली, ए की वैल्यू। दूसरी इक्वेशन लेकर जो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन कहां जरा देखना, ये रही, पुट करना। ये तो सिग्मा एक्स वाई है इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक। अब सिग्मा एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, 0, पुट करके देखना। सिग्मा एक्स वाई एसिडी रहने दो, एक पे एसिडी रहने दो, सिग्मा एक्स की जगह पर क्या होगा 0, बी सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ये एक्स नहीं है एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पर 0 होगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर नहीं, ठीक है। अब देखो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहां से क्या निकलेगा, बी की वैल्यू, ठीक है। तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, उठाकर नीचे भेज देंगे, तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी, निकल गया बी की वैल्यू। मैंने कहा था ये, आप बताओ, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको ए कहां से निकला। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया आपको, मैंने प्रूफ करके दिखाया दोस्तों, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया। एक बार जब हमको चीजें दिखने लग जाती है ना, तब आपको लगता है कि हाँ यार ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन होती है रेग्रेशन इक्वेशन, और सब तो ऐसी भी निकाला है, और सब उसी से निकलता है। इस रेग्रेशन इक्वेशन से, याली इक्वेशन से क्या निकला पता है, याली इक्वेशन से निकला ये दो, ठीक। और इस दोनों से क्या निकला, एक बार एस की जगह पर 0 पुट करोगे तो यहां से ए की वैल्यू निकल जाएगी, और इधर एस की जगह पर 0 पुट करोगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी, और वो डायरेक्ट मेथड बना दिया। अब क्या बात का डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड मैंने पहले कहा था, ये मेथड तब अप्लाई होगा जब सिग्मा एक्स 0 होगा, और जैसे ही हम सिग्मा एक्स 0 पुट करेंगे तभी तो कहता हूं ये वाला मेथड इज बेस्ट। क्यों, क्योंकि इन दोनों से हमेशा आंसर निकलेगा। ये मैं अब देखो, अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए सिग्मा वाई, मुझे सिग्मा एक्स वाई पता होना चाहिए, मुझे एन पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। अगर मुझे ये सारे जो येलो में है ये पता हो जाए तो मैं इसमें पुट करके एलिमिनेशन मेथड से भी तो कर सकता हूं। क्यों चाहिए मुझे डायरेक्ट मेथड, मुझे जो जरूरत नहीं है, इसलिए कह रहा हूं डायरेक्ट मेथड का कोई भी यूज नहीं है इधर, आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। और हमेशा जब भी आप फोरकास्टिंग करेंगे ना, इस तरीके से करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मेथड लगा रहे हो तो वो तो तभी लगेगा जब सिग्मा एक्स 0 होगा, और क्या पता किसी क्वेश्चन में 0 ना हो, कोई पॉजिटिव आ जाए कभी नेगेटिव आ जाए, तो इस मेथड को फॉलो ना करें, डायरेक्ट मेथड फॉलो ना करें, वो उसमें गड़बड़ हो सकती है। आप ये मेथड अप्लाई नहीं करोगे, शुरू में क्वेश्चन लगेगा डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा, पर मत करिए, हमेशा इससे अप्लाई करिए। इसलिए मैं कहता हूं ये थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल कुछ नहीं होता, आप इनकी वैल्यू निकाल ले सबकी, सिग्मा वाई की वैल्यू निकाल लो, सिग्मा एक्स वाई की, सिग्मा एन की, सिग्मा एक्स की, सिग्मा एक्स की, सिग्मा एक्स स्क्वायर, इनकी वैल्यू निकाल लो। इनकी वैल्यू निकालने के बाद इसका पुट कर दो, सीधा एक इक्वेशन बनेगी, a प्लस बी 25, a प्लस बी 35,
ये निकल गई, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, आंसर निकल जाएगा ए और बी की वैल्यू, सिंपल। और देखो मैंने आपको सब बनाकर दिखा दिया। आपको अगर, वैसे तो मैं आपको डिफेंड करके दे सकता हूं, अगर आप अगर जान कुछ करना चाहते हैं, देखो अगर आप कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, देखो क्वेश्चन करने में कभी कॉन्सेप्चुअली नहीं आता, कॉन्सेप्ट सीख कर भूल जाते हैं, पर अगर आप करना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 की जगह पर 6 7 8 9 10 कर देना और तब सॉल्व करके देना, 100% ये सोल्यूशन आएगा। इस तरीके से करना, सारी वैल्यू सबको जोड़ना, सबको जोड़ लेना और जोड़ने के बाद एक जगह पर लिख देना, एक जगह लिखने के बाद सब एक्स की वैल्यू डाल देना, यहां पर कहां पर आएगा, अच्छा यहां पर 15 एक्स को एक्स बोला, यहां आ गया 15 की जगह पर एक्स की वैल्यू आ गई, यहां पर एक्स की वैल्यू आ गई, 15 की जगह यहां पर आ गया एक्स, यहां पर आ गया एक्स और यहां पर आ गया, ऐसे अलग बन जाएगा। आप करके दिखाइए, आपका 100% आंसर आएगा। बट मैं अब आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन करा के जाऊंगा आज, और देखो मैंने प्रूव कर दी चीजें आपको। वो ए की वैल्यू कैसे निकली, वो बी की वैल्यू कैसे निकली, वो डायरेक्ट मेथड यूज ना करे, वो तभी यूज होता है जब सिग्मा एक्स 0 होता है। और मैं आपको प्रूव कर दिया है, सिग्मा एक्स मैंने पहली क्वेश्चन को प्रूफ डाली और ऑटोमेटिकली देखो ए का फॉर्मुला बन गया। अरे क्यों लगाना फॉर्मुला, सीधा ये लगाओ ना इक्वेशन, वैल्यू पुट करो डालो। मैं आपको दिखाता हूं, बड़ा सिंपल तरीके से करके दिखाता हूं। चलो तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करके, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। बस मैं दिखाना चाहता था, एक रेग्रेशन लाइन बनाकर इक्वेशन दिखाना, उस इक्वेशन से मैं 2 इक्वेशन निकाली, एक्स की सिग्मा एक्स का 0 पुट करा और ए और बी से डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल दी, सारे फॉर्मूला बन गए। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे बनता है? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। आओ दोस्तों अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों स्टडी नोट 2 मैं अब ये पीडीएफ आपसे शेयर कर लूंगा, ये बुक मैं आपसे शेयर कर लूंगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, और ये बुक से हम पूरा करेंगे। ध्यान दीजिए, इस बुक के अंदर स्टडी मटेरियल के तो सारे क्वेश्चन है ही साथ इस बुक के अंदर आपको स्कैनर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आपको अलग से स्कैनर खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, तो अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो तो अभी ले सकते हो। ठीक है, मैंने भी ब्रेक लेकर क्लास रिकॉर्ड करी है। आप अगर ब्रेक काफी देर से रिकॉर्ड करा था तो ब्रेक लेकर क्लास रिकॉर्ड करी है, फिर मर्ज कर दिया। तो अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो अभी तक मैंने ले सकते हो, उसके बाद आप ये क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो ब्रेक लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों। चलो तो स्टडी नोट नंबर 2 ऑपरेशन प्लानिंग, क्योंकि अब जो क्लास होने वाली है वो लंबी होने वाली है, मैं आगे 1 घंटा और क्लास रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ब्रेक लेना भी ले सकते हैं, मैं आगे 1 घंटा क्लास और रिकॉर्ड करूंगा और उसमें मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा, क्योंकि आज ही क्लास मुझे क्वेश्चन कराने हैं। तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप। चलो तो स्टडी नोट नंबर 2 हमारा ऑपरेशन प्लानिंग है। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली मैं आपको खत्म करा चुका, कॉन्सेप्ट मेरे लिए कोई भी नहीं बचा हुआ, मैंने सारे फॉर्मूले ड्राइव करके आपको सिखा दिए हैं। आप हमेशा इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। टोटल हमारे पास स्टडी मैट के 4 इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन के बाद मैं आपको स्कैनर भी कराऊंगा। ठीक है, चलो फ्लोइंग टाइम सीरीज, डेट ऑफ द सेल प्रोजेक्टेड, द सेल ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर। कहता है नीचे आपको कुछ सालों की सेल गिवन है, टाइम सीरीज का मतलब है ईयरली, कुछ ईयर की सेल गिवन है आपके पास, और आपको अगले नेक्स्ट 3 साल की सेल निकालनी है। मतलब 2008 में कितनी सेल थी, 2009 में कितनी सेल थी और 10 में कितनी सेल थी, मतलब 2008 9 10 में कितनी सेल थी, ये आप फोरकास्ट करके हमें बताइए। तो हमें से पूछ रहा है डिमांड फोरकास्टिंग का, तो हमसे पूछ रहा है सेल फोरकास्टिंग का। तो हमें कह रहा है भाई सेल फोरकास्टिंग निकालना है आपको 7 सालों की सेल गिवन है। ध्यान दीजिएगा, यह है 80,000, देखो 3 जीरो यहां लगा है, यूनिट, तो सेल अमाउंट में नहीं यूनिट में गिवन है। 80,000 यूनिट, 90,000 यूनिट, 92,000 यूनिट, 93,000 यूनिट, ऐसे करके। तो ये यूनिट में एक तो 1000 है और ऊपर से यूनिट है। दोस्तों करने का तरीका, कॉपी पेन बिल्कुल छोड़ दीजिए। कॉन्सेप्चुअली आपने समझ लिया है, फॉर्मूला कैसे ड्राइव वो समझ लिया है, अब कॉपी पेन छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन मेरी तरफ देख लीजिए, कुछ मत करिए, उसको देख लीजिए, उसके बाद अपने भी ट्राई करना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर हम 1 करने जा रहे हैं अपनी बुक का, स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो सर यहां पर हमें सबसे पहले तो लिखना है ईयर। क्या लिखना है दोस्तों? ईयर लिखना है। ईयर लिख दिया। आपको क्या क्या बनाना है? ईयर, ईयर के बाद आपको लिखना है सेल, जो आपको गिवन है सेल, और सेल को हम हमेशा मानेंगे वाई, क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं सेल, अगले 3 सालों की सेल क्या होगी, और जो हम निकालना चाहते हैं उसको हम वाई लेट करते हैं। ठीक है सर, जो हम निकालना चाहते हैं उसको हम क्या लेट करते हैं? वाई। और जो ईयर होगा ये बड़ा वाला एक्स गिवन है हमारे, ईयर को हम मानेंगे बिग एक्स। बड़ा वाला एक्स, छोटा वाला एक्स क्या है, दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा। छोटा वाला एक्स अभी निकालेंगे, छोटा वाला एक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए वो बाद में देखेंगे। ये आपके पास एक बड़ा एक्स है, एक छोटा वाई है, हमें बड़े एक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें को ईयर दे रखा है, ईयर से हमें कोई मतलब नहीं है।
अब ध्यान दीजिएगा, ईयर आपको दे रखा है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। ध्यान सुनेंगे, जो आपको निकालना है उसको आप वाई लेट कर लीजिएगा। ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपको 1000 में दे रखा है, 1000 में, ठीक है। ऊपर 3 जीरो लगा दी, 1000 है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि 80 90 आप लिख रहे हो तो 80,000 लिखने की जरूरत नहीं है, 80 लिख सकते हो, 90,000 ऊपर लगा दिया है ना। 80 90 92 83 94, 92 83 94, 99 92, 99 और 92, 2007, ठीक है सर। तो ईयर आपको गिवन है, सेल आपको मिल गई 1000 में, 80,000 यूनिट की माल बिका है 2001 में, 90,000 यूनिट का माल बिका है 2002 में। तो ऐसे बढ़ रही है घट रही है, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको इधर करने के बाद अब आपको नीचे आना है और लिखना है रेग्रेशन इक्वेशन। और हमेशा आप जब भी मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे या कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन उठाएंगे, डायरेक्ट मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। डायरेक्ट मेथड तभी अप्लाई होता है जब आपका सिग्मा एक्स स्मॉल एक्स होता है, सिग्मा एक्स, ये बड़ा वाला एक्स मैंने ट्रीट करा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट, वाई किस पे डिपेंड है, एक्स पर। ये बड़ा वाला एक्स पर नहीं, ये तो एक्स एज इट इज लेट कर लिया, ऐसे ही लेट कर लिया, वो ये कुछ नहीं है। अब जो मैं निकालूंगा ना एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाला छोटा वाला एक्स है, ये छोटा वाला एक्स है जो मैं निकालूंगा, ये वाला वो एक्स है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो लिखते हैं ना रेग्रेशन इक्वेशन, जरा ध्यान दीजिएगा। रेग्रेशन इक्वेशन किसमें, y ऑन एक्स। y ऑन एक्स का मतलब है कि x किस पे डिपेंड है, y किस पे डिपेंड है, x पर। y ऑन एक्स का मतलब क्या होता है कि y x पर डिपेंड है। तो रेग्रेशन इक्वेशन के बाद y इज इक्वल टू a प्लस b, और ये छोटा वाला x होता है दोस्तों, ये मैंने बड़ा वाला x ट्रीट करा है, ये x वाला x नहीं है जो हमें मानना है, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ, सबसे पहले हम जो इक्वेशन निकालेंगे हमें ये चाहिए, ये हमारी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको सबसे पहले क्या मानेंगे, इक्वेशन। जैसे मैं सिखा रहा हूं आप वैसे सीख लीजिए, एक बार ध्यान दीजिए क्वेश्चन को पूरा, उसके बाद साथ में मिलकर करेंगे, ठीक है। एक बार पूरा ध्यान दीजिए, कॉपी पेन छोड़ दीजिए। रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x लिखना है सबसे पहले आपको। हम हमेशा रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए जब x पे डिपेंड होता है y, ठीक है। अब रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मैंने आपको सिखाया, एक लाइन ड्रॉ करके, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, ध्यान दीजिएगा। y से अब इस इक्वेशन से हम आगे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कौन सी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, याद है मैंने 2 इक्वेशन सिखाई थी आपको, मैंने आपको 2 इक्वेशन सिखाई थी फॉर्म करना। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, सामने देखेंगे दोस्तों, क्या याद है, ये मैंने सिखाया था आपको, एक याली इक्वेशन सिखाई थी, याली, और एक सेकंड वाली इक्वेशन सिखाई थी मैंने आपको, 2 इक्वेशन सिखाई है, एक याली इक्वेशन सिखाई है, सेकंड वाली। तो देखना, याद रखना इसको, कैसी क्या कौन सी है ये, याद रखिए इसको, कौन सी है ये, सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। आपको मैं 2 से 5 मिनट दे रहा हूं, आप इसको याद करके दिखाइए जल्दी से। आपको 2 से 5 मिनट है, आपको ये याद करना है, सिग्मा वाई याद नहीं करना दोस्तों। मैं आपको बताऊं, याद करने का कोई भी फायदा नहीं है, कब तक याद करोगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो निकाल तो सकते नहीं है, अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ये सारा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, याला तरीका, ये कैसे लेट कराएं, फिर ये 4 चीजें निकाली, 4 चीजें निकालने का ये सारा तरीका फॉलो करना पड़ेगा, तब निकलेगा। तो इतना ये फॉलो करेंगे, इतने में इक्वेशन बनाएंगे, इतने में तो क्वेश्चन फॉलो हो जाना है। इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आप ये 2 इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे विदाउट एनी कॉन्सेप्चुअल क्रिएट, मतलब विदाउट एनी कॉन्सेप्ट लगा के, मतलब इसको क्रिएट कर, जैसे भी मैंने क्रिएट कराया था ना आपको, वो कॉन्सेप्ट था कि कैसे ड्राइव हुई ये 2 इक्वेशन, वो तो ड्राइव करना सिखाया मैंने आपको। अब बिना ड्राइव करे कैसे हम ये 2 इक्वेशन पता लगाए, बिना लर्न करे, हमें याद नहीं करनी, हमें ये इक्वेशन याद नहीं करनी, पर हम थोड़ा सा अपना एक दिमाग लगाएंगे, और उस चीज से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये 2 इक्वेशन निकालोगे बिना वो इतना सारा बड़ा प्रोसेस करके। वो पूरा प्रोसेस था क्रिएशन, कैसे ये इक्वेशन आई बनाने का तरीका, उसको बिना लगाए ये बना देंगे, ठीक है। याद बिल्कुल नहीं करना, मत देखो अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे याद करना है। देखो वापसी आ गए हम, अब जगह ध्यान दीजिएगा कैसे 2 इक्वेशन मेंटेन करनी है। सबसे पहले आप जब इक्वेशन बनाओगे तो सबसे पहले लिखना मल्टीप्लाई, आपको ना मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, सिग्मा मतलब समीशन, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, सिग्मा को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ध्यान समझ लो, उसके बाद आराम से उतार लीजिएगा और आराम से अगले 7 क्वेश्चन करेंगे। मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में
LHS और RHS में दोनों साइड में आपको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है सर, देख लीजिएगा, मैं जब सिग्मा को मल्टीप्लाई करूंगा वाई से तो सिग्मा वाई हो जाएगा, इक्वल टू जब मैं सिग्मा को मल्टीप्लाई करूंगा ए से तो सिग्मा ए नहीं होता, कभी भी कांस्टेंट के साथ सिग्मा नहीं लगता। जब सिग्मा कांस्टेंट के साथ पहुंच जाता है, इसका मतलब कांस्टेंट का समेशन करना होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एन ए में। दोबारा समझेंगे, मान लो कांस्टेंट है ए, तो ए ए ए ए, तो अगर मुझे इन चारों ए को प्लस करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 4a करूंगा ना, ये तो करूंगा। तो अगर मुझे इन 4a को प्लस करना है तो दो तरीके होते हैं लिखने का, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। 4a को प्लस करना है तो आप ऐसे करोगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और जैसे ही आप 4a को प्लस कर दोगे तो सिग्मा हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4a, और 4 को हम लेट कर लेंगे n, क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्म होती है। 4 क्या होता है दोस्तों, नंबर्स ऑफ टर्म। कितने हैं नबी नंबर, 4। यहां पर कितने नंबर है टोटल, यहां पर कितने नंबर है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरा हो गया n, इधर मेरा n जो है वो 7 है। मेरे को टोटल कितने नंबर है इधर, 7, 1 2 3 4 गिन लो, 7 है। तो यहां पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी कांस्टेंट को, ए टर्म को जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास सिग्मा जब ए के पास जाएगा, कांस्टेंट के पास जाता है, तो एन ए में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, ऐसे, अगर मैं 7 को प्लस कर रहा हूं, 1 2 3 और जोड़ लेते हैं, मैंने 7 चीज को प्लस करूंगा तो यहां पर आगे 7 और जोड़ूंगा, और जैसे ही मैंने 7 को प्लस करा तो यहां पर क्या हो जाएगा 7a, और 7a मेरे लिए क्या है n टर्म, तो n ही हो जाता है। तो जब भी हम कांस्टेंट में समीशन लगाते हैं तो समीशन ऑफ कांस्टेंट नहीं बनता, कभी भी ऐसे नहीं होता। क्या होता है, या तो आप समीशन मत लगाओ, ये 7a कर लो, या समीशन लगा के a प्लस 7 बार कर लो, तरीका एक ही है। तो यहां पर na लिखने की क्या वजह है, na लिखने की वजह है कांस्टेंट के साथ, देखो सिग्मा एक बार y के पास जाएगा, सिग्मा एक बार a के पास जाएगा, सिग्मा एक बार bs के पास जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो एक ही के पास जाएगा, है ना। सिग्मा जब y के पास जाएगा तो सिग्मा y हो जाएगा, सिग्मा जब a के पास जाएगा तो कांस्टेंट का समीशन करने के लिए na हो जाता है। कांस्टेंट का जब हम समीशन करते हैं तो na क्या देते हैं यार, 4 4 करके 5 दे रखे आपको, 4 4 4 4, तो या तो 5 4 लिख लो, 5 इंटू 4 है ना, या 4 प्लस 4 कर लो, तो 4 प्लस 4 कर दो तो सिग्मा हो गया। सिग्मा ना लिखिए क्या, 5 इंटू 4, बात तो एक ही है। 4 को 5 बार प्लस करो या 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही होती है ना दोस्तों। तो वही बातें कह रहा हूं। तो जब भी सिग्मा कांस्टेंट के साथ जाता है तो वो Na बन जाता है, बात एक ही होती है। या तो उस कांस्टेंट को 5 बार प्लस कर लो या 5a कर लो, बात एक ही है। 5 बार a को प्लस कर लो या 5a लिख दो, बात एक ही होती है दोस्तों। ठीक है, चलो। और अब सिग्मा किसके पास जाएगा, bs के पास, तो b कांस्टेंट है। जब सिग्मा bs के पास जाएगा तो सिग्मा हमेशा किसके पास लगता है, वेरिएबल पे लगता है। जैसे y पे लगा ना सिग्मा, ऐसे सिग्मा किस पे लगेगा, वेरिएबल पे। तो b पीछे कर लेंगे और सिग्मा x एज अ वेरिएबल आगे कर देंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि सिग्मा कभी कांस्टेंट पे नहीं लगता। सर इसमें क्यों नहीं करा सिग्मा b सिग्मा x, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको मैथ तो आनी चाहिए कि सिग्मा जब मल्टीप्लाई में जाता है तो एक ही के साथ जाता है, दो के साथ नहीं जाता, प्लस नहीं है बीच में। देखो एग्जांपल, जैसे मैं बेसिक मैथ पढ़ा सकता हूं आपको, 2 = 3 + 4। अच्छा अब मुझे बताओ 2 को जब आप अंदर भेजोगे तो 2 को पहले 3 के पास मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को पहले 4 के पास। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि बीच में प्लस होता है। अब मुझे बताओ 2 × 3 × 4, क्या आप ऐसे तब भी करते हो, 2 को पहले 3 के पास फिर 2 को 4 के पास, ऐसा तो नहीं करते। क्या करते हो, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हो 12 और 12 को फिर 2 से। तो इसका मतलब एक ही के साथ तो करा आपने। या तो आप क्या कर लो, 3 × 4 कर लो, 3 को पहले 12 से, 3 चौक 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, फिर 6 को 4 से कर लो, या 2 को पहले से कर लो 8, 3 × 8, अरे एक ही तो आएगा। तो जब मल्टीप्लाई में अलग अलग नहीं जाता दोस्तों, मल्टीप्लाई में एक ही के साथ आता। मैं बेसिक, मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर विदाउट मैथ वाले थे तो उन्होंने नहीं, तो मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। तो सिग्मा जब bs के पास जाएगा तो ये वेरिएबल पे साथ जुड़ जाता है और b बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। देखो अब जाकर आप चेक कर लीजिए अपनी कॉपी में, सेकंड इक्वेशन यही थी। हमारा मेन मोटिव पता है क्या है, हमारा मेन मोटिव है मुझे a की वैल्यू चाहिए, मुझे ये इक्वेशन निकालना है, मुझे यहां से y चाहिए, y चाहिए। तो y निकालने के लिए मेरा मेन मोटिव निकालना, ये पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या मोटिव है वो सुनो। पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने का मोटिव है कि y की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू तब निकलेगी जब आपको a की पता हो वैल्यू, जब आपको b की वैल्यू पता हो और x की पता हो। x हमें क्वेश्चन में बताएगा, x हमें क्वेश्चन में बताएगा। ठीक है, चलो तो b और a ये और दो निकाल लेते हैं, x तो क्वेश्चन बताएगा, b और a निकाल देते हैं। तो ये पूरा जो दो इक्वेशन लिख रहा हूं ना, इन्हीं दो इक्वेशन से b और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और b और a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सारा प्रोसेस करेंगे। और जैसे ही b a b और x मिल जाता है वैसे ही मैं सारी फोरकास्टिंग कर लूंगा किसी भी ईयर की। ठीक है, तो मेन मोटिव अभी a b निकालना है। देखो ये एक पहली इक्वेशन मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई, क्योंकि पहली तो ये थी, इससे मैंने ये बनाया था,
पर ये मेरा दूसरा ट्रिक है कि सिग्मा को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी मैंने क्रिएशन करा के दिखा दिया था आपको, बिल्कुल। अब दूसरी बात, अब एक और बात, दूसरी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स बोथ साइड। सिग्मा एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस बार किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सिग्मा एक्स को, बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सॉरी इक्वेशन सेकंड में नहीं, फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब पहले तो आपने मल्टीप्लाई करा सिग्मा को इस वाली इक्वेशन पे, तो ये वाली इक्वेशन बनी, ठीक है सर। इसको मैं बॉक्स बंद कर लेता हूं, अलग दिखेगी थोड़ी, ये लो। अब सिग्मा एक्स को मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन में और नई इक्वेशन क्रिएट करो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब सिग्मा एक्स वाई के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। जब सिग्मा एक्स ए के पास जाएगा तो सिंपल ए अलग और सिग्मा एक्स अलग। भाई ए बीच में क्या है, मल्टीप्लाई तो है, ए मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स। सर इधर वो क्यों नहीं करा एन ए, क्योंकि एन ए तब होता है दोस्तों जब सिग्मा इंटू ए होता है, जब कांस्टेंट और सिग्मा मिलते हैं तब एन ए होता है। जब सिग्मा के साथ वेरिएबल है तो इंटू ए तो फिर नहीं बनता है एन ए, समझ में आ रहा है। सिग्मा जब अकेला जाता है कांस्टेंट के पास तो वो एन ए में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि हम ए टर्म्स का समीशन कर रहे हैं, तो वो एन ए भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। और जब कांस्टेंट के साथ जाता है, जब वेरिएबल के साथ सिग्मा जब कांस्टेंट से मिलता है तो फिर ऐसे लिखते हैं ए सिग्मा एक्स। क्लियर है या नहीं है, यस। पहले आपको दो चीज ध्यान देनी है। सबसे पहले जब आप सिग्मा एक्स से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली इक्वेशन बन जाएगी, और सॉरी सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली इक्वेशन, और सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब सिग्मा एक्स इसके पास जाएगा तो बी तो बाहर आ जाएगा प्लस, और सिग्मा एक्स उसके पास जाएगा तो ये बन जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये बस ट्रिक है और इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, बस ये इक्वेशन याद करने का एक ट्रिक है, बस और कुछ नहीं। एक्स और एक्स मिल जाएगा, एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो बस दोस्तों यहां आप समझना है कि यहां पर कैसे हो गया, कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी नहीं है। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पहले सिखा चुका, मैं तो बस आपको याद करने का एक तरीका, इक्वेशन बनाने की एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक कभी कौन ट्रिक में कोई लॉजिक नहीं होता, ट्रिक तो बस आसानी के लिए होती है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पहले बता दी, ठीक है, पूरी क्लास लगा दी अभी कॉन्सेप्ट। अच्छा सर, ठीक है सर। यहां पर आपके बाद रेगुलेशन इक्वेशन की मेरी दोनों इक्वेशन बन गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये चीज निकालनी है, जो मैं टिक लगाऊंगा ना वो, एक तो ये मुझे फाइंड आउट करना है सिग्मा वाई, वाई का समीशन। एक मुझे एन फाइंड आउट करना है, एन मुझे पता है कि मेरे पे 7 टर्म है तो एन इज 7, एन मींस 7। सिग्मा एक्स फाइंड करना है तो मुझे पहले एक्स निकालना पड़ेगा, ये स्मॉल एक्स है, ठीक है, ये सारा क्या है, स्मॉल एक्स है, ये छोटे एक्स है। बड़ा एक्स सिर्फ ईयर को मानते हैं, छोटे एक्स है, जब भी मैं एक्स लिखूंगा ये सारे एक्स लिखूंगा, ये सब जगह छोटे एक्स है। मुझे ये फाइंड आउट करना है एक्स वाई का समीशन, मुझे सिग्मा एक्स मिल जाएगा और सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए, एक तो एक्स का समीशन चाहिए, मुझे एक एक्स वाई चाहिए और मुझे एक एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि वाई तो मुझे पहले से पता है, वाई मुझे पहले से पता है दोस्तों, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो एक्स निकालूंगा ना, एक्स निकालने का तरीका होगा बड़े एक्स में से मीन, एज्यूम मीन, A4 याद आ रहा है, मीन मीडियन मोड बचपन में सीखा था हमने, एज्यूम मीन। अब ये एज्यूम मीन एक्स में से एज्यूम मीन माइनस होगा, और ये एज्यूम मीन किस में से निकालते हैं, उसी एक्स में से निकालते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक्स होता है ना, ये ईयर वाला है, ये एक्स में से एज्यूम मीन क्या मानते हैं, मिडल टर्म। एज्यूम मीन क्या मानोगे आप, बीच के टर्म, उससे आसानी होता है तो मिड टर्म दे देंगे, 1 2 3 अलग कर दो और नीचे की 3 अलग कर दो, तो बीच की 3 क्या बन गई, सेंटर क्या होगा, सेंटर। एज्यूम मीन हमेशा किसको कैलकुलेट करेंगे, सेंटर को। वैसे एज्यूम मीन कुछ भी मान सकते हैं पर सेंटर मानोगे तो थोड़ा अच्छा रहता है। अगर आप सेंटर ना मान के कुछ भी मान लोगे, ऊपर पहले 2001 मान लोगे या 2002 मान लोगे, तो उसमें क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, आंसर पे भी सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि एज्यूम मीन आपने कुछ और मान लिया तो आंसर गलत आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कुछ भी मान लो। पर सेंटर मानने को इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंसर थोड़ा आसान हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, आंसर आसान हो जाएगा। और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आंसर जल्दी आसान हो जाए, क्यों, ज्यादा लॉन्ग मेथड ना पे ना जाए, जल्दी से निकल जाए, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए था, ठीक है सर। मुझे चाहिए सिग्मा वाई, अगर मैं इसका टोटल करा तो इसका टोटल 630 इसका टोटल है। अब मुझे बताओ एज्यूम मीन किसको मानूं, इसको मान लेते हैं एज्यूम मीन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, 2004 में से 2001 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 2001 है, 2001 में से 2004 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2, वो भी माइनस का 2। मैं दोबारा सुन लो, 20 नहीं बचेगा भाई, 2001 में से 2004 जाएंगे, सॉरी 2 की बचेगा 3, माइनस का 3 नहीं बचेगा, अरे 3 ही का तो फर्क है भाई, 2001 2002 साल में मत गिनो, माइनस करो ना आप। अरे यार माइनस करना नहीं आ रहा,
ये देखो ना, 2004 में से 2001 जाएंगे तो 4 में से 1 गए कितना आपके पास 3, 0 का 0, 0 का 0, 2 में से 1 0, 3 ही तो आया। अब 2001 में से 2004 जाएंगे तो ईयर को मत देखना, आप इसको समझो ये एक फिगर है। ईयर को मत देखना कि 2001 से 2004 में से 2001 गए तो -3 आया, तो वो -3 साल बोल लो, ऐसे बोल सकते हो। तो आप फिगर को मेंटेन करिए, फिगर देखिए बस, वो कह रहा हूं फिगर मेंटेन करिए। वाह, फिगर देखिए बस, आप फिगर अमाउंट को देखिए कि भाई 2004 मत देखिए, ईयर मत देखो। 2004 में से 2001 में से 2004 जाएंगे तो -3 बचेगा। ऐसी 2002 में से 2004 जाएंगे तो -2 बचेगा। ऐसी 2003 में से 2004 जाएंगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा। 2004 में से 2004 गए तो क्या बचेगा 0। ऐसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो क्या मैं छोटा वाला एक्स निकाल सकता हूं? क्या मुझे छोटा वाला एक्स निकालने में कभी प्रॉब्लम आएगी? और जब आप छोटा वाला एक्स निकालते हो तो किस तरीके से निकालते हो? बड़े एक्स में से, ईयर में से एज्यूम मानते हो, एज्यूम मीन मानते हो ना, मीन मतलब मिडिल टर्म, वो मानते हो। तो इसको बोलते हैं टाइम डेविएशन। क्या नाम देते हैं इसको? टाइम डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन मतलब होता है डिफरेंस, चेंज। तो 2000 मिडिल में से कितने का चेंज माना, कितने का? तो -3, 2, 1। अगर मैं इसका सम करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सिग्मा एक्स करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा 0। अच्छा, ये तो गलती कर दी, यहां तक तो है ही नहीं। ठीक है, 0 आ जाएगा दोस्तों। 1 2 3 -1 2 3 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब मुझे और क्या क्या चाहिए? देखो, मैंने सिग्मा एक्स निकाल लिया, सिग्मा वाई निकाल लिया, एन निकाल लिया। मैंने सिग्मा एक्स निकाल लिया, सिग्मा वाई निकाल लिया और एन निकाल लिया। चलो ए और बी तो निकालना है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना, हमारा मोटिव क्या है? ए और बी को कैलकुलेट करना। ए और बी तो हमने निकालना है, तो ये 3 चीज मिल गई। ठीक है, इस पे बढ़ते हैं। एक्स वाई निकालो, एक्स वाई का सम करो। एक्स का सम तो निकल चुका है ये, और एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे बस। तो मैं यहाँ पर एक कैलकुलेट करता हूँ, एक्स स्क्वायर, और एक समीशन करेंगे एक्स वाई का। बस एक्स वाई निकाल लो, एक्स स्क्वायर निकाल लो, बस आपका बस ये चीज निकालनी है। तो आपको चाहिए एक बड़ा एक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, वाई हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। एक्स निकालेंगे, एक्स माइनस एज्यूम मीन, और एक्स का एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 0 1 4 9, और उसका कर देंगे सम, तो सम आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे एक्स वाई करेंगे तो 8 3 जा, ऐसे करेंगे, -240, 9 2 जा 18, -180, 92 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -92, 83 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 94 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 आ गया, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 198 आ गया, और 92 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 276। हाँ जी, 276 आया। तो पहले मैं प्लस वाला आइटम जोड़ लेता हूं, फिर माइनस कर देता हूं। तो 276 प्लस 198 प्लस 94 -92 -180 -240, यह आ गया 56। तो यहां पर क्या आया दोस्तों? 56। सिग्मा एक्स वाई हमारे पास क्या आया? 56। मेरे को सारे आइटम मिल चुके हैं, सारी प्रॉब्लम मिल गई, सब मिल गया मुझे। यही चाहिए था मुझे, एन की वैल्यू, सिग्मा वाई की वैल्यू, सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं जल्दी से। 9 + 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, वही ये 2 बार, 28, ये मिल गया मुझे, और ये मिल गया मुझे। ये सारी चीजें चाहिए थी, जैसी मुझे चीजें चाहिए मुझे दोनों इक्वेशन पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तुम्हारे पे 3 इक्वेशन है, पहली, दूसरी और तीसरी। दूसरी तीसरी कैसे निकाली? दूसरी निकालने के लिए सिग्मा को मल्टीप्लाई, और तीसरी निकालने के सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है सर। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड में हम वैल्यू पुट करेंगे एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की फाइंड आउट वैल्यू करेंगे। क्या बोला? कि जो ऊपर वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को आप किस में पुट कर दो? उस वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, और उससे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखो, सिग्मा वाई एन ए प्लस सिग्मा एक्स, और बी बाहर निकाल देंगे। ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आया। कहां से आई इक्वेशन? सेकंड से आई। अब मुझे सारी चीजें गिवन है दोस्तों। मुझे सिग्मा वाई गिवन है 630, मुझे एन गिवन है 7, एन मींस नंबर्स ऑफ टर्म, कितने ईयर थे? 7 साल थे। ए मुझे निकालना है, बी मुझे गिवन नहीं है, बी मुझे निकालना है, ए और बी की तो वैल्यू फाइंड कर। एक्स मुझे गिवन है, सिग्मा एक्स 0 है, सिग्मा एक्स मेरा 0 है दोस्तों। देखो सिग्मा एक्स 0 है। आप इसमें डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते थे, पर मैंने कहा डायरेक्ट मत लगाना, क्योंकि हर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लगता, इसलिए एक ही मेथड सीखो, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वाला भी सोल्व हो जाएगा और इनडायरेक्ट वाला भी सोल्व हो जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, तो हमेशा ये वाला मेथड जो मैं भी करा रहा हूं यही मेथड लगाना है हर क्वेश्चन में।
तो 637A प्लस B इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो यह होगा 630 इज इक्वल टू 7 है। अगर मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करूंगा, ए इक्वल टू 630 डिवाइडेड बाय 7, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो 630 डिवाइडेड बाय 7, तो बताओ ए की वैल्यू आ गई 90, तो ए भी निकल गया। अब जैसे ही ए निकला वैसे ही आप बी भी निकाल दो। तो भैया बी निकालने के लिए मुझे चाहिए सेकंड इक्वेशन, ये तो मेरी सेकंड होगी, सॉरी बी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए दोस्तों, थर्ड इक्वेशन चाहिए। तो सिग्मा एक्स वाई, ए सिग्मा एक्स और बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। नाउ सिग्मा एक्स वाई, ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से इसको। बड़ा क्वेश्चन है पर सिंपल है, 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना अभी अभी आज की क्लास में, 4 क्वेश्चन कर लेंगे, ब्रेक ले लेना आपने बढ़िया से, 4 क्वेश्चन करेंगे देखना, और देखना आपको कैसे समझ में आएगा सारा का सारा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू निकाली, यस सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू मैंने ऊपर 100 करी, और एक्स स्क्वायर की भी देख लेना। एक्स वाई की वैल्यू तो 56 है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 28 है। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 56, ए मुझे निकालना है, ए की वैल्यू मुझे 90 दे रखी है वैसे, ठीक है, पर ऐसे यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है तो ये वैसे वैसे 0 हो जाना है, तो उसमें ए की वैल्यू डालने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। बी मुझे, जब मैं आगे ए की वैल्यू निकालूंगा ना, तो अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझाऊंगा। बी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 28, ठीक है सर, ये 28 आ गई। ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको तो 0 कर दो। बी को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 बी हो जाएगा, तो अब फॉर्मूला क्या बना, 28 बी इजिकल टू 56 बन गया ना। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा 56 डिवाइड बाय 28, तो 28 1 जा 28 और 28 2 जा 56 होता है। लो भाई यहां पे मेरी बी की वैल्यू मिल गई। और जैसे ही दोस्तों मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट होती है, इन दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और उससे निकाल के पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, बस यही खत्म हो गया रेग्रेशन इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू ए प्लस बी है, इसको हम कौन सी इक्वेशन कहते हैं, रेग्रेशन इक्वेशन या रेग्रेशन लाइन, ठीक है। y की वैल्यू मुझे नहीं पता, a मुझे निकाला है 90, b मैंने निकाला है 2 और x मुझे पता नहीं है। अब जैसे ही मुझे x मिलेगा, ध्यान देना, जैसे ही मुझे x मिलेगा वैसे ही मैं y निकल जाएगा। तो ये मेरी बन गई रेग्रेशन इक्वेशन। और अब मुझे निकालनी है क्या, अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, अब इतना निकालने के बाद क्वेश्चन में चलो, और क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अगले 3 साल की सेल निकालो, 2008, 2009 और 2010। तो मैंने कहा एक्सपेक्टेड सेल ऑफ 2008, क्या नाम दिया हेडिंग, ऐसे लिख लो, नहीं यार आप लिखो सेल ऑफ 2008 या फॉर 2008 लिखो यार, खत्म। 2008 की हम क्या निकाल रहे, सेल निकाल रहे, फॉर 2008 के लिए काम कर रहे हैं। अब मेरी बात ना, मुझे बस एक्स चाहिए, एक्स चाहिए ना। देखो आपको बड़ा वाला एक्स गिवन है, क्यों ये गिवन है, 2008 को हम क्या माना था, ईयर को हम क्या मान रहे थे, बड़ा वाला एक्स, तो 2008 मुझे गिवन है। यार बताओ ईयर को हमने क्या माना था, बड़ा वाला एक्स माना था। देखो क्वेश्चन बड़ा है, ईयर को हमने क्या माना था, बड़ा वाला, छोटा वाला निकालने के लिए क्या नहीं चाहिए, एक्स माइनस एज्यूमिन, एज्यूमिन हमारे लिए क्या है 2004। लो भाई बताओ जरा, तो मुझे अगर एक्स चाहिए तो एक्स कैसे निकालूंगा, एक्स माइनस एज्यूमिन, तो एक्स मेरे लिए क्या है 2008 माइनस 2004, तो कितना आया एक्स की वैल्यू, एक्स आ गया मेरा 4, पॉजिटिव 4, 2008 पहले है, ठीक है। नाउ जैसे ही मेरा x आया तो जस्ट y निकाल दो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था, तो a मेरा 90 था, b मेरा 2 था और x था, यही तो इक्वेशन है ऊपर से यार, ये x की वैल्यू पुट करो y आ जाएगी। और y क्या है, y है सेल, y दोस्तों क्या है, सेल है। और सेल कब की निकलेगी, 2008, सेल ऑफ 2008 की निकलेगी। और 90 प्लस 2, x कितना है 4, तो यह आ जाएगा 90 प्लस 4 2 जा 8, ये आ गया 98। क्या 98 रुपए की स्केल होगी, नहीं दोस्तों 98 की नहीं, सेल ऑफ 2008 इज 98,000, भूल मत जाओ। ये जो 90 है ना दोस्तों, ये 1000 है, 1000, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो 80, ये जो 630 डाला था ये 6,30,000 है, एक्चुअल में तो 3 चीजें तो छोड़ी है ना, तो लास्ट में जो आंसर निकलेगा ना दोस्तों उसमें भी आपको 3 जीरो जोड़ देनी है, बस इतना सा। क्यों जोड़ने समझ में आ गया ना, क्योंकि हम 3 जीरो छोड़ते हुए कैलकुलेशन कर रहे थे, अगर आप 3 जीरो जोड़ते हुए कैलकुलेशन करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए 3 जीरो को अलग कर दिया, लास्ट में जो आंसर आएगा उसको जोड़ देना, दैट्स कॉल्ड 90,000, गलत लिख दिया अभी भी, 90,000 यूनिट लिखना है पूरा अभी भी। सेल ऑफ 2008 इज 90,200,
90,000 यूनिट नहीं, 98,000 यूनिट। क्लियर है नहीं है? बताओ क्या 2004 x इजिकल टू 2009। अब 2009 की सेल निकालोगे? जल्दी से निकाल के दिखाओ। 2009 की और 2010 की जल्दी से निकाल, वीडियो को पोस्ट कर दो, जल्दी से निकाल के दिखाइए जल्दी। या पोस्ट मत करो, मैं करता जाता हूं, आप देखते जाइए। आप अपना करिए, मैं अपना करता हूं। चलो, तो x इजिकल टू, छोटा x निकालेंगे सबसे पहले। तो s छोटा x से निकालेंगे x माइनस a। अब थोड़ा जल्दी करता हूं, x इजिकल टू 2009 माइनस 2000, एज्यूम इन तो 4 माना था, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो y कैसे निकलेगा दोस्तों? y इजिकल टू, अब कॉपी उठाइए और एक साइड में कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। चलो, 90 प्लस 2, x की जगह 5 डाल दिया, डायरेक्ट कर दो आप। 5 दूनी 10 और ये 100 हो गया। तो सेल ऑफ 2009 इज 1 लाख यूनिट, क्योंकि 100 तो यही था और 3 जीरो और जोड़ेंगे तो 1 लाख यूनिट हो गया। बताओ सर, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया? फॉर्मूला क्रिएट करना तो मैंने सिखाई दिया था, और अब मैंने एक ट्रिक भी बता दी जिससे आप बता पाओ वो 2 क्वेश्चन क्या थी। और हमेशा क्या करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड समझने की कोशिश करें, डायरेक्ट मेथड को मत लड़ाइए। मैं सिखा भी नहीं रहा आपको जानबूझकर, क्योंकि डायरेक्ट मेथड और कुछ नहीं है, वो इनडायरेक्ट मेथड का निकला हुआ पार्ट है बस। जैसे मैंने आपको दिखा दिया था, एस सिग्मा एक्स 0 होगा तभी डायरेक्ट मेथड अप्लाई हो सकता है, और नहीं हो सकता। फालतू का है वो। तो छोटा एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2010 माइनस 2004, डायरेक्ट कर लिया थोड़ा। एक्स की वैल्यू आ गई 6। अब y निकालेंगे तो y इक्वल टू 90 प्लस 2 इंटू 6, 90 प्लस 6 दूनी 12, ये हो गया 102। तो सेल ऑफ 2010 कितनी हो जाएगी? सेल ऑफ 2010 इज इक्वल टू 1,02,000 यूनिट, 1,02,000 यूनिट की माल बिक जाएगा। लो भाई, और यहां हमारा क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। तीनों ईयर की सेल पता चल गई मुझे। 2008 की सेल मेरे को पता है कि ये है आपके पास कितनी थी? 98,000। 2009 की सेल मुझे पता है कि 100,000, और इसकी है 102,000। बस निकल गया आंसर आपका। तो यहां आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 खत्म हुआ। समझ में आया? नहीं नहीं, अभी नहीं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास के अंदर जो ब्रेक ले लिया था, मैंने पहले बोल दिया था ब्रेक ले लो। आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। चलो, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा प्रोजेक्ट द ट्रेंड ऑफ द सेल, और नेक्स्ट 5, अगले 5 साल की आपको सेल बतानी है। नीचे आपको डाटा दे रखा है अगले 5, और ये इन लाख में है सेल। तो सेम प्रोसेस क्या था? पहले हम ईयर लिखेंगे, ईयर को हम बड़ा वाला एक्स ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? अब तो याद हो गया होगा सेल, और सेल को हमने वाई ट्रीट करा। उसके बाद निकालेंगे क्या? एक्स। एक्स से निकालेंगे एक्स माइनस एज्यूम मीन, मतलब मिडिल टर्म। और उसके बाद एक्स का कर देंगे स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर निकालने के बाद करेंगे सिग्मा एक्स वाई। बस ये 4 चीजें निकालनी है आपको। अब कंसेप्ट सामने, इक्वेशन आपको क्रिएट करने आई गई दोस्तों। लो जी लो। 2002 3 4 5 6 7, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7। ठीक है, वाई सेल बता दो, और सेल किसमें है? लैक्स में। जगह नहीं मिलती मुझे कहीं लिखने की, बना लेते हैं। सेल आपको दे रखा है वाई, मान लिया, इन लैक्स लिख लो। अब लाख मत लगा देना, बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड में जो आंसर आएगा उसमें लैक्स लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे लाख वाली। ठीक है, लो 100, 3 जीरो और बढ़ा देना इसके अंदर। ठीक है, अच्छा 3 जीरो नहीं सर, 5 जीरो आएगी ना। 100 लाख है, 100 लाख। सेल किसमें है? 100, 110 लाख। तो एंड में जो आंसर आएगा उसमें लिख देंगे लैक्स। बस सिंपल ये करना है आपको। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपने 5 जीरो लगा दी तो आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करोगे एक्स और वाई को? ठीक है दोस्तों, तो एंड का जो आंसर आएगा, जो 5 सालों की हम सेल निकालेंगे उसमें हम लास्ट में 5 साल की सेल में लैक्स लगा देंगे। बस इतना सा होगा हमारा आंसर। ठीक है, लैक्स लगाना मत भूलना, गलत हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि सेल लैक्स में है। आओ सर, तो हमें यहाँ पर 2007 तक इवन है। सेल दे देते 100, 110, 115, 120, 100, 110, 115, 120, 135, 140, 135, 140। हमें आगे 5 सालों की सेल चाहिए। 2007, 8, 9, 10। अब मुझे एक्स निकालना है, तो एज्यूम मीन मानना है। तो 2002, 2003 इन दोनों को मैंने अलग कर लिया, नीचे के 2 अलग कर लिया, अभी भी 2 बच गए। तो ये आपके पास इवन नंबर है, तो इसमें मिडिल टर्म तो निकलेगी नहीं। तो अब आपकी जो मिडिल टर्म है, पहले 2 अलग कर लिए,
नीचे के दो अलग कर लिए, ये दो बचे, इन दोनों में से कोई भी एक मिडिल टर्म मान लो, कोई भी एक मिडिल टर्म मान लो और कुछ नहीं हो सकता, कोई भी एक मान लो। तो कैसे मानेंगे, 2005 या 2000, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2004 माना है वो भी मिडिल टर्म होगी, 2005 माना है क्योंकि 20 का नहीं मानना, ठीक है। 2005 और 2004, तो मैं 2005 मान लेता हूं, आप भी 2005 मानिए, फिर डिफरेंस मत करिएगा, ठीक है। फिर वो जो कैलकुलेशन में कहीं फंस जाए तो फिर कैसे होगा। तो अगर आप 2004 बोलोगे तो 2004 मान लिया जाएगा, 2005 बोलोगे 5, तो अभी 5 मान लेते हैं, ठीक है सर 5 मान लेते हैं। मैं खुद ही मान के चल रहा हूं कि आपके मन की बात जान ली मैंने, 5 मान लेते हैं। चलो तो देखो 2005, तो 2002 कैलकुलेट में लिखो, 2002 माइनस 2005 अपने आप नजर आएगा -3। कैलकुलेटर में 2003 माइनस 2005 तो -2, 2004 माइनस 1, 2005 0, यह आ गया कितना 1 और ये आ गया 2। अब सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये तो गारंटी है। देखा आया ना, मैंने कहा था 0 नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 लेकर आए। अब 0 नहीं है तो डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते। अच्छा एन पता चल गया, हाँ 7 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है। इसको जोड़ लेते हैं, 100 प्लस 110 प्लस 115 प्लस 120 प्लस 135 और प्लस 140, यह आ गया 720। तो सिग्मा वाई मेरा नजर आया 720। इसको जोड़ लेते हैं, तो पहले -1 सर आएगा आपके पास, सिग्मा एक्स आपके पास क्या आ रहा है माइनस का 3 2 1, ये 3 2 5 और 6, और 6 में से 3 गए तो माइनस का 3 आया। घबराए ना, अगर आपको पॉजिटिव लेकर आना है तो 4 मान लो, 2004 तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। करके दिखाऊं, देखो अगर आप 2004 मानोगे, 2004 मानोगे तो 4 में यहां आएगा -2, यहां आएगा -1, ये आएगा 0, ये 1 2 3, फिर प्लस का 3 हो जाएगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक बार माइनस करके भी देखो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर एकदम सेम आएगा, देखना ठीक है। तो यहाँ पर माइनस जान उसके 5 इसलिए लिया गया है कि माइनस में आए तो एक लगे कि यार पॉजिटिव तो हर कोई कर लेता, माइनस कर लेंगे तो क्या दिखा, देखते तो सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। 100 को अब एक्स का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 0, 2 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 9 और 1 10 हो गया, और 5 15 15 4 19, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके आ गया 19। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 300 से मल्टीप्लाई तो -300, ये आपको बनेगा 220, 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 आ जाएगा, 115 को 1 से मल्टीप्लाई तो 150 माइनस का, 120 को 0 से करेंगे तो 0, 135 को 1 से करेंगे तो 135, और 140 को 2 से करेंगे तो 280, 280। हाँ माइनस में आने से थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो आप, आराम से करेगा तो कैलकुलेशन भी नहीं होगी। 300 प्लस 220 115 माइनस 135 माइनस 280, यह आ गया 220 माइनस का, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आई -220। पॉजिटिव लाना चाहते हो एक काम कर सकते हो, 2004 को मान लो एज्यूम मीन और आपका पॉजिटिव आ जाएगा, पर अभी मत करिएगा, आप पॉजिटिव अपने पास अलग से कर लीजिएगा, ठीक है। डब्बा लगा के ए लिख देना, एज्यूम मीन क्या लिख देना, एज्यूम मीन हमने माना है 2005, आगे जरूरत पड़ेगी जब हम इसको एंड वो निकालेंगे सेल फोरकास्टिंग 2008 9 10 11 12 तक निकालना है हमें, तो उसको जरूरत पड़ेगी ना एज्यूम मीन की। अब आ जाओ सर, सब कुछ निकाल लिया, रेग्रेशन इक्वेशन करते हैं। रेग्रेशन इक्वेशन क्या था, y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड। सर ये लिखना जरूरी है, हाँ टीचरों कैसे पता चलेगा क्या करा है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड इन इक्वेशन, पहली इक्वेशन में करो तो आपका क्या बन जाएगा, सिग्मा वाई, सिंपल सिग्मा ए के पास जाएगा कांस्टेंट के पास तो एन ए हो जाएगा, और बी बाहर आके सिग्मा एक्स अंदर चले जाएगा एक्स के पास, खत्म। ऐसी मल्टीप्लाई बाय, अब समझ में आ रहा है, सिंपल हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स बार, वो सिग्मा से होगा फिर सिग्मा एक्स से, बोथ साइड दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो सिग्मा इन इक्वेशन, किसमें पहली में ही पुट करना होता है मेरे, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, सेकंड में मत कर देना याला, पहली में करना है, ध्यान देना, गलती कर देते स्टूडेंट का भी बार, सिग्मा एक्स वाली इक्वेशन में पुट करते गलती हो जाएगा, सिग्मा एक्स को इसमें पुट करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा इजिकल टू ए सिग्मा एक्स हो जाएगा प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स और एक्स क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये लिखने लाइन लिखने का इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक एग्जामिनर को पता चले कि आप करना क्या चाह रहे हो। मैथमेटिक्स में पता नहीं चलता ना, मैथमेटिक्स करने के यहाँ लाइन लिखनी पड़ती है कि भाई करना क्या चाह रहे हो, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये लिख रहे हैं,
ठीक है, और सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो क्या था देखो ऊपर से सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस सिग्मा एक्स बी एक्स। ब्रैकेट में लिख सकते हो, अगर प्रॉपरली मैथ करते हो तो ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन पहले सेकंड से ली गई है ये। ठीक है, सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है ऊपर से देख लो, सिग्मा वाई की वैल्यू 720, एस एन की वैल्यू है 6, वाई की वैल्यू है 720, एन की वैल्यू 6 ए हो गया, और सिग्मा एक्स की वैल्यू है, सिग्मा एक्स की वैल्यू -3, तो बी -3। डरिए मत, घबराइए मत। 720 इज इक्वल टू, थोड़ी बड़ी क्योंकि जीरो नहीं था, तो जीरो होता तो डायरेक्ट आंसर निकल जाता, क्योंकि जीरो है नहीं तो अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। -3 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 भी हो जाएगा। इसको थोड़ा और शॉर्ट बनाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, यहां से 3 कॉमन निकाल के इससे डिवाइड में डाल सकते हो, करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो यहां छोड़ दो। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई थी ना, फोर्थ कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इक्वेशन 4 बना दी मैंने। अब दूसरी इक्वेशन, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई मैंने निकाला था, मेरा सिग्मा एक्स वाई आया था -220, -220 मेरा आया, इज इक्वल टू ए एज इट इज -3 था सिग्मा एक्स। ठीक है, ये ऊपर से निकाल लो बी, एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है 19 का, 4 5 4 और 5 10 19, हाँ ये 19 है। ठीक है, -220, -3 को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और b को 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 19 भी हो जाएगा। अब इसको ना, ये भी एक इक्वेशन बन गई, ये भी एक तरीके। अब इस वजह से ना क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं इसको बाहर वाले को पॉजिटिव बनाना, चलो छोड़ो ना, ऐसे भी कर सकते हैं सोल्व, एलिमिनेशन मेथड तो कुछ भी कैसे भी हो जाएगा, माइनस प्लस क्या करना है इसको, इक्वेशन नंबर 4 द 5th बना दो भाई। सॉल्विंग इक्वेशन 4th and 5th बाय सॉल्विंग इक्वेशन 4th and 5th, 4 और 5 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू देखना, ध्यान देना। 6a में आगे लिख रहा हूं, -3b इक्वल टू 720। जिस तरीके से ऊपर फॉर्मेट है उसी इक्वेशन को वैल्यू में पुट करो। देखो मैंने 6a पहले आगे लिख लिया, LHS को, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड को आगे लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिख लिया, बात तो एक ही है, इक्वल टू इधर उधर घुमा लो, बात तो एक ही है ना। सेम एज 6a जो a के नीचे a लिखना, ये हो गया माइनस का 3a, 19b है तो प्लस का 19b, और इक्वल टू -220। इधर उधर नहीं भेज रहे, इक्वल टू के उधर नहीं भेज रहा, बस इक्वल टू को घुमा दिया, ऐसे कर दिया। LHS RHS था, इसको इधर बना दिया, इसको इधर कर दिया, ऐसे नहीं करा कि एक को इसको उठा के इधर लाया, इसको उधर के इधर आ जाओ सर। बस आपको पता है एलिमिनेशन मेथड कैसे सोल्व होता है, किसी भी एक चीज को हम इक्वल कर देते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि हमने 6a इधर, इसको अगर मैं a को, जैसे हमें क्या होता है, एक को काटना होता है, जैसे a और b की वैल्यू है तो a को हमें डिडक्ट करना होता है। एलिमिनेशन मेथड आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार जल्दी से क्विक में समझ लो। हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी पहली आइटम को ना सेम बनाना पड़ता है जिससे वो डिडक्ट हो सके। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो मुझे यहां साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो 6a है, -3b = 720, यहां पर -3 भी है, तो मैं इसको 6 बनाने के लिए क्या करूं, देखो 6 को 3 तो नहीं बना सकता, डिवाइड में करना पड़ेगा, तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अकेला इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, और इसको कुछ नहीं करना है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 6 से हो जाएगा, ये -3 भी ही रहेगा, और ये 720 ही रहेगा। और जब इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अगर आप एक चीज से मल्टीप्लाई करो, मैथ का रूल है, अगर आप LHS में मल्टीप्लाई करो तो RHS में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ऊपर कर रहे हो न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, क्योंकि इफेक्ट खत्म करने के लिए। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, मेरा पर्पस था कि यहां पर भी 6 बना दूं जिससे वो प्लस माइनस करके कट जाए, एक कटेगा तो b की वैल्यू निकल सकती है यहां से। तो 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 6 है। मैं थोड़ा सा मान के चल रहा हूं कि आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, इतना मान के चल रहा हूं, ठीक है, कि फिर मुझे पूरा मैथ में घुसना पड़ेगा। नहीं आता तो मुझे पर्सनली बता देना, पर्सनली आपको कॉल करके बता दूंगा, या आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें एलिमिनेशन मेथड का पूरा मैंने बता रखा है, या किसी ऐसे टीचर की वीडियो शेयर कर दूंगा जो एलिमिनेशन मेथड ढंग से बता दे आपको, ठीक है। 19 × 2, पर इतना नहीं होगा, मुझे पता है एलिमिनेशन मेथड सबसे सिंपल होता है, और ये 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। 38 आ गया, 38b = 220 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ, बस ये हर किसी को नहीं पता होता। बच्चा सोचता है, स्टूडेंट सोचता है कि एलिमिनेशन मेथड तो साइन तो चेंज करना ही पड़ेगा। दोस्तों साइन तब चेंज करना होता है जब ये और ये पॉजिटिव होते हैं,
मान लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सभी के साइन चेंज करके क्या करते हैं, इसको नेगेटिव बनाते हैं कि कट जाए। ये पहले से नेगेटिव है, एक पहले से पॉजिटिव, तो साइन चेंज नहीं करना। साइन चेंज तब करते हैं जब दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक को नेगेटिव बनाने के लिए साइन चेंज कराया जाता है। ये ऑलरेडी नेगेटिव है दोस्तों, इसलिए साइन चेंज नहीं करना होता है। यहां गलती मत करना, जिसको एलिमिनेशन मेथड आता है, ये सोल्व ऊपर करना आता है, वो यहां पर गलती कर देता है, क्योंकि हमें हमेशा याद होता है कि साइन चेंज करो। साइन चेंज कब करना होता है, सुने, साइन चेंज तब करना होता है जब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, तो एक वैल्यू को नेगेटिव बनाना होता है काटने के लिए। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस 6 माइनस 6 कट गया, ठीक है, साइन चेंज नहीं करना, ठीक है। ये आ गया माइनस का 3b और ये आ गया प्लस का 38b इक्वल टू, ये आ गया 720 प्लस का और ये माइनस का 440, बस लिख दिया भाई। 720 में से 440 जाएंगे, लिख दिया, और 3b माइनस 3b में 38 जाएंगे, तो यहां लिख दिया। तो 38 माइनस 3, 35 ये भी है ना, 35 भी हो गया। ऐसी 720 माइनस 440, ये आ गया 280। तो देखो आपके पास जो आया 280, इसको माइनस करने पे ये आ गया, इसको माइनस करने पे ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मेरी बी की वैल्यू निकली, तो 280 डिवाइड बाय 35, तो 280 को 35 से डिवाइड करेंगे, बी की वैल्यू आ गई। और जैसी दोस्तों बी की वैल्यू 8 आई मेरी, बी की वैल्यू क्या आई 8, जैसी बी की वैल्यू आई आप इस वाले कर दो, किसी में भी बी की वैल्यू आई, किसी में भी इस वाले में पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो। चलो इसमें पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में बी की वैल्यू आई, तो पुट द वैल्यू ऑफ बी, वो सिंपल से लग रही है ना मुझे, जो सिंपल होती है उसमें पुट कर दो आप। पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 4, ठीक है, ये वाली इक्वेशन पुट कर रहा हूं, इसमें कर दो, इसमें कर दो, बात एक ही है। जो इक्वेशन से सॉल्व करके निकाली है ना ये बी की वैल्यू, उन दोनों इक्वेशन में किसी में पुट कर दो, ठीक है। इसमें करोगे तब भी आंसर सेम, इसमें करोगे तब। 720 इजिकल टू 6a माइनस 3b, 720 इजिकल टू 6a माइनस 3b, 720 इक्वल टू 6a माइनस 3b। 6a a की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है, b की वैल्यू मुझे गिवन है, यस अभी निकाली 8, तो 720 इजिकल टू 6a इजिकल टू 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 8 24, 720 माइनस का 24 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 24 इजिकल टू 6a रह जाएगा। तो 720 प्लस 24, अब तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन, 744 इजिकल टू 6a, a की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा, इजिकल टू 744 अपॉन में 6 डिवाइड कर देंगे 6 से, ये आगा a की वैल्यू आपके पास आ गई 124। दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड में यही होता है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा डायरेक्ट मेथड नहीं कर रहा। देखो अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स भी आते हैं ना, ये सब ये क्या है दोस्तों, सिंपल है, एक इक्वेशन क्रिएट करी, इक्वेशन क्रिएट करने के बाद आपने एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करा, थोड़ा बड़ा हो सकता है पर 100% एक्यूरेसी आएगी इसके अंदर, कभी गलत नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट मेथड में गलतियां बहुत होती है, मैं समझा रहा हूं, मैंने देखा है, तब जाकर मैं आपको ये मेथड अप्लाई करा रहा हूं। भले ही बड़ा है पर आप जब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करने लगोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन इतनी जल्दी कर दोगे आप, ठीक है। चलो तो ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, पुट द वैल्यू ऑफ ए, मैं तो एक तरीके से करवाता हूं आपको, अगर आप पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं नहीं पुट, ये नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, डायरेक्ट कर दो। उसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन रूप में नहीं मिलता, ए इजिकल टू ए, वाई इजिकल टू ए प्लस बी एक्स था ना, ये था ना वाई ऑन एक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ y इक्वल टू ए क्या है, ए है 124, बी क्या है, बी आपके पास है सर 8, बी 8 है और x ये बन गया आपके पास एक, बस अब क्या चाहिए, x हमारा क्या है, वो बताएगा किस साल की सेल निकालनी है, उससे x डिफाइंड आउट करेंगे। तो बस अभी क्या करके निकालते, देखो एक्सपेक्टेड सेल, एक्सपेक्टेड सेल एक कॉलम बना लेता हूं, 5 साल की है ना, फिर निकालता हूं छोटा वाला x इजिकल टू x माइनस, छोटा वाला x निकालेगा x माइनस ए क्या हमारे पे एज्यूम मीन, एज्यूम मुझे पे क्वेश्चन में पता है, यस 2005 लिया था, अलग अलग उसमें अलग अलग एज्यूम मीन होगा। उसके बाद आप लेट कर लो, उसके बाद आप y निकाल लो, y इजिकल टू 124 प्लस 8x, और जैसे ही आप y निकाल लोगे आपका आंसर आ जाएगा, इन लैक्स कर लेना, ऐसे कर सकते हो, ज्यादा आपको अलग भाई ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो। अब मुझे बताओ किस साल की सेल निकालना चाहते हो, कहां से था, 2007, तो नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर था 2008, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012,
नेक्स्ट 5 साल की सेल निकालना चाहते हैं, देखो एक्स मुझे निकालना है, तो देखना ध्यान देना, एक्स मुझे क्वेश्चन में ये है एक्स, ये क्या है दोस्तों, ये बड़ा वाला एक्स है, और ए क्या है मुझे क्वेश्चन में 2005 था, तो मुझे 2008 में से 2005 जाएंगे तो क्या होगा, 2008 में से 2005 जाएंगे तो आपके पास 3 बचेगा, तो ये हो गया 3। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना आपको, ये एस के निकला 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। अब मैं यहां पुट करूंगा, जब मैं यहां पुट करूंगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 124 प्लस 8 इंटू एक्स, तो 124 प्लस 8 इंटू एक्स क्या है, 8 इंटू एक्स, तो 3 हो गया। y इज इक्वल टू 124 प्लस 8 इंटू एक्स, एस क्या हमारा 4 हो गया, m इज इक्वल टू 124 प्लस 8 इंटू 5, 124 प्लस 8 इंटू 6, और आपके पास y इज इक्वल टू 124 प्लस 8 इंटू 7। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो भाई, 8 तिया 24 प्लस 124, ये आ गया 148, तो यहां आ गया 148 लाख। ये होगी हमारी सेल 2008 की, कितना सिंपल है, 8 चौक 32 प्लस 124, ये आ गया 156 लाख, लाख लिख देना जरूर, और 40 प्लस 124, ये आ गया 164 लाख, और 48 प्लस 124, ये आ गया 172 लाख। समझ में आ रहा है, सिंपल है ना क्वेश्चन, ये जरूर लैक्स जरूर लिखना है मेरे भाई, भूलना मत इसको, मैं बता रहा हूं अब। 124 ऐड कर देंगे 180, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड सेल होगी, आप चेक कर लीजिए स्टडी मटेरियल में, आपका आंसर सेम आ रहेगा। ठीक है दोस्तों, स्टडी मैट में आप देखोगे ना वो डायरेक्ट मेथड से करा हुआ है, पर वहां पर एक्स निकालने का तरीका अलग है, मैंने एक सिंपल तरीका लिया एक्स निकालने का, इसको इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा बड़ा हो सकता है, फिर कह रहा हूं मैं थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर अगर आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको एक्यूरेसी नजर आएगी, आपको एक्यूरेसी नजर आएगी दोस्तों, मैं आपको हकीकत कह रहा हूं ये। ठीक है सर, चलो चलो बहुत हो गया, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी मैं तो सारा मूड में था कि आज पूरे क्वेश्चन खत्म कराऊं, पर होमवर्क में देता हूं, 2 क्वेश्चन कराए ना मैंने, 2 क्वेश्चन पहले मैं होमवर्क में देता हूं, होमवर्क करके लाए, होमवर्क करिए, इसको ढंग से पढ़िए, ठीक है, नीचे वाले को ढंग से पढ़ना, होमवर्क करना है, ठीक है, आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, स्टडी मटेरियल खत्म। अब अगर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कराने लगूं तो आप कहोगे सर ये तो 4 ही क्वेश्चन में खत्म हो गया, इसलिए मैंने स्कैनर के क्वेश्चन भी डाले हुए अपनी बुक के अंदर। देखिए सर, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन डाले पहले, और क्या खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों, स्कैनर के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं मेरे भाई, स्कैनर के क्वेश्चन डाल रखे, आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं। ये रहा स्टडी नोट 2 का स्कैनर, ठीक है दोस्तों, ये होगा 1 से चालू होगा स्कैनर, अब इसमें ढूंढने पड़ेंगे मुझे, जैसे ये आपके पास डिमांड फोरकास्टिंग का आ गया, ये आ गया, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था कब, 2008 से डाले मैंने क्वेश्चन, 2008 से अभी तक का पेपर में जितने हैं सब डाल देखे हैं। ठीक है, तो 2008 अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा, जैसे ये रहा, बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, कराने को बहुत सारे क्वेश्चन है, पर इसमें देखो 2008 से 2000 मैंने डाल तो दिए सारे, पर मैंने ये नहीं देखा कि उसके अंदर 2008 में तो भाई बहुत सारा कोर्स था, क्या पता उसमें कोई और ही मेथड था, अभी वो नहीं चेक करेंगे, मैंने डलवा लिए, अब मैं खुद देखूंगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन हमारे करंट टाइम के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका था, 2008 से मैंने सारे क्वेश्चन डाल तो दिए, जैसे ये है 2008 से फिट अ लीनियर ट्रेंड इक्वेशन। अब अगर मैं देखूंगा चेक करके कि भाई ये क्वेश्चन हमारे अभी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि 2008 सिलेबस 2012 2016 चल रहा है, समझ में आ रहा है आपको, तो कितने सिलेबस चेंज हो गए, 2008 का सिलेबस बहुत बड़ा था, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, इतनी मोटी बुक थी ओएम की, इतनी मोटी बुक होती थी, अब इतनी सी है ओएम की बुक, इतनी मोटी हुआ करती थी, गाइड होती है ना, जैसे वो एसएसटी की हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली गाइड होती है, उतनी मोटी बुक थी 2008 में, खोल के देखना बुक। ठीक है, तो ये आपके पास, वो डाल तो दिया मैंने क्वेश्चन, पर मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन भी मुझे बताया डिलीट होने हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आज के लिए है ही नहीं। चलो मैं डाल दिया, बाकी मैंने स्कैनर के जितने क्वेश्चन सब डाल दिए, जितना मुझे लगा, 21 22 23 24 25 पता नहीं कितने सारे हैं, कराते कराते दिन बीत जाएंगे मुझे इसमें, पर एक बार यह दिया ना आपने, 39 क्वेश्चन है स्कैनर के, 39 तो स्कैन 40 क्वेश्चन मान लो, 40 तो स्कैनर के क्वेश्चन है दोस्तों, 40 स्टडी मटेरियल तो वो तो अलग, स्टडी में तो क्वेश्चन ही नहीं पूछता मैं, 4 क्वेश्चन में डिमांड फोरकास्टिंग खत्म करा स्टडी मैट में। इसमें देखेंगे कितना, देखो ये मिल गया मुझे एक, ये रहा लास्ट क्वेश्चन ही मिल गया मुझे डिमांड फोरकास्टिंग का, नहीं कर पाऊंगा आराम से, 5 साल की सेल निकाल, अभी तो करा है, सेम क्वेश्चन अभी करा है, लैक्स इन रुपीज, सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते, अब सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट खत्म, कुछ नहीं बचा, बस मुझे क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराने हैं, सारे क्वेश्चन अगली क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो 2 तो करेंगे, वो तो कराऊंगा ही, साथ में स्कैन ही क्वेश्चन भी कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, चलो बाय बाय।